जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आपको पता है हमने ओपी गाबा की सीरीज शुरू की थी एंड गेस व्हाट, दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ ओपी गाबा। 9 लेक्चर्स पढ़ाए थे, 10वां लेक्चर आज होगा जिसपे हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं ओपी गाबा की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। हाँ जी, आपके लिए एक पूरा वन शॉट रिवीजन जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही जो चार्ट्स, टेबल्स और फिगर्स में मेंशन्ड है, प्लस जो मैंने आपको पिछले 9 लेक्चर्स पे कराया है वो मैंने बिल्कुल बेसिक्स कराया था। बेसिक्स के अलावा थोड़ा सा एडवांस कराया था जो कि पॉलिटिकल थ्योरी में इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो उसको तो बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है, और ये वाला लेक्चर सबके लिए है, मतलब सब कुछ एक वीडियो में हम कवर कर लेंगे। और नेक्स्ट हमारी बुक हम होगी सोच टू डैनियल किरमानी स्टार्ट कर लिया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी से बोर हो गए होगे, या फिर एंड्रयू ह्यूबर्ट आईआर की, क्योंकि एंड्रयू ह्यूबर्ट पॉलिटिकल थ्योरी की भी है। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको नेक्स्ट बुक कौन सी चाहिए, और अगर आप नहीं बताओगे तो मैं अपने हिसाब से कोई भी बुक पढ़ा दूँगी। प्लस बस यही था, और हम पीडीएफ की तरफ चलते हैं और सारा एक एक करके पूरा पीडीएफ सॉल्व करते हैं। सो लेट्स बिगिन। पूरी ओपी गाबा को मैंने 24 पेज में समराइज़ करने की कोशिश की है। तो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट टेबल्स, फिगर्स थे, तो मैंने उसको एक अलग से उसका अलग पीडीएफ बना दिया ओपी गाबा में से वो पेजेस निकाल के। ठीक है, एंड अब देखते हैं पहला। तो ये है डिफरेंट व्यूज़ ऑफ पॉलिटिक्स, तो लिबरल व्यू, मार्क्सिस्ट व्यू और कम्युनिटेरियन व्यू। तो मैंने पहले के जो 9 लेक्चर्स आपको कराए हैं ना, 9 लेक्चर्स इससे पहले, वो ज़रूर से एक बार विजिट कर लेना, क्योंकि उन लेक्चर्स में मैंने टेबल्स भी कराए हैं बहुत सारे। ठीक है, तो इस पीडीएफ में ऐसे टेबल्स भी हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो मैं आपको बस एक बार ऊपर से बता दूंगी। लेकिन अगर आपको डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ पिछले 9 लेक्चर्स जरूर से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, ये टेबल्स तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये टेबल मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, आई गेस लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में हमने, ये चैप्टर 1 का टेबल है जिसमें हमने नेचर ऑफ पॉलिटिक्स पढ़ा था। और आपको ज़्यादातर टेबल्स ना मार्क्सिस्ट, लिबरल, कम्युनिटेरियन, एलीट, ये सब के कंपैरेटिव टेबल दिखेंगे। तो सबसे अच्छी बात है, हमें एक कंपैरेटिव स्टडी करने को मिलेगी कि कौन से अप्रोच दूसरे अप्रोच से कैसे अलग है। स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले लिबरल व्यू क्या कहता है? लिबरल व्यू का अगर नेचर ऑफ पॉलिटिक्स देखें तो इट मीन्स ऑफ रिकंसाइलेशन ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। ठीक है, देन मार्क्सिस्ट व्यू का सप्रेशन ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट, कम्युनिटेरियन व्यू का कि हम कॉमन गुड को परस्यू करते हैं। इसका मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, रिकंसाइलेशन क्या होता है, देन सेपरेशन ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट से क्या मतलब है, सब कुछ। ठीक है, स्टेट इंडिविजुअल में हम डिस्कनेक्टेड इंडिपेंडेंट इन यूनिट्स होते हैं, कन्फ्लिक्टिंग क्लास। डोंट वरी, आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये टेबल में भी आपको इतने अच्छे से नहीं करा रही हूँ, ऊपर से बता देती हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप सबको पता है, लाइक एंटेगोनिस्टिक क्लास होती है, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, जो कि हैव्स और हैव्स नॉट होते हैं। लिबरल व्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स पे फोकस करता है। कम्युनिटेरियन इंटेलेक्चुअल और इमोशनली यूनाइटेड ह्यूमन बींग्स पे फोकस करता है। मैं सोच रही हूँ इस टेबल को अभी हम स्किप करें, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दैट। तो जो हम चीज़ें यूट्यूब पे कर चुके हैं, तो दोबारा मैं एक्सप्लेन करूँ, फिर ये इसका ड्यूरेशन बड़ा हो जाएगा वीडियो का, और आप ऑलरेडी भी पढ़ भी चुके हो। इसको बस ये देख लो, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल लिबर्टी है, ये इक्वालिटी है या फ्रेटर्निटी है। और यहाँ पे लिबर्टी का जो है, लिबर्टी में ये सारे एक्सपोनेंट्स यानी कि इसके सपोर्टर्स लॉक, बेंथम, चेसमैन, लास्की, रॉबर्टॉल है। इक्वालिटी में जो मानते हैं, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं मार्क्सिस्ट व्यू, तो मार्क्स है, एंजल्स है, लेनिन है, ग्राम्स्की है और माओ ज़ेडोंग है। फ्रेटर्निटी जो कि कम्युनिटेरियन व्यू है, जो कि कम्युनिटी पे फोकस करता है, जो मानता है कि विद इन अ कम्युनिटी कोई कंफ्लिक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, लिबर्टी वाले तो बोलते हैं ना कि कोई नॉट वेरी डीप कंफ्लिक्ट विच कैन बी रिजॉल्व इजीली। ठीक है, तो थोड़े बहुत कंफ्लिक्ट होते हैं हर सोसाइटी में, इसको आराम से रिजॉल्व किया जा सकता है, ऐसा लिबरल बोलते थे। ठीक है, मार्क्सिस्ट तो बोलते थे कि इसको रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, डीप कंफ्लिक्ट है क्लासेस के बीच में। लेकिन कम्युनिटेरियन बोलते हैं जो कम्युनिटी की बात करते हैं, कॉमन गोल की बात करते हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपको ये व्यूज पढ़ाए हुए हैं। तो अगर आपका ये बेसिक्स क्लियर नहीं है ना, तो इसके आगे जितने भी 10, 15, 20 टेबल जो भी आने वाले हैं इस वीडियो में आज अभी, तो वो आपको समझ नहीं आएंगे अगर आपने ये व्यूज ऑलरेडी नहीं पढ़ रखे, क्योंकि बहुत सारे कम इसी के अराउंड है ज़्यादातर फिगर्स एंड चार्ट्स जो ओपी गाबा में। वो जरूर से देख लेना। ठीक है, फिर इसके बाद रूसो, टी.एच. ग्रीन, मैकिंटायर, माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर, ये सारे हमारे कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव में बिलीव करते हैं। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का मीनिंग मैंने आपको उसी वीडियो में समझा दिया था, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट मैंने आपको ये बिहेवियरल और पोस्ट बिहेवियरल अप्रोचेस पढ़ाए थे उस दिन।
ठीक है, अब मेरे को याद नहीं है कौन सा लेक्चर था, बट आप देख सकते हो। देन इसकी पूरा प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो प्लेलिस्ट में देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू दे दूँ तो यहाँ बिहेवियरल अप्रोच जो है प्योर नॉलेज और थ्योरी में बिलीव करता है, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच अप्लाइड नॉलेज और प्रैक्टिस में बिलीव करता है। अभी आप सोच रहे होगे कि मैम आप तो समझा नहीं रहे हो, बस पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं समझा चुकी हूँ। इसके आगे जो टेबल्स आएंगे ना, 2-3 स्लाइड्स के बाद जो टेबल्स आएंगे वहां से मैं समझाना स्टार्ट करूंगी। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको इसका बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल समझने के लिए। ठीक है, कोर कॉन्सेप्ट क्या है, डेविड ईस्टन ने क्या बोला था। ठीक है, पूरा का पूरा इस पे वीडियो है, पोस्ट बिहेवियरल और बिहेवियरल अप्रोच पे अलग से वीडियो है, 30 मिनट का है, वो देख लेना। देन नॉलेज फॉर नॉलेज सेक, नॉट इंटरेस्टेड इन एक्शन। तो बिहेवियरल अप्रोच क्योंकि सिर्फ एज अ थ्योरिटिकल है, तो सिर्फ नॉलेज देने के लिए, पर्पस के लिए बात करते हैं। वेयर पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक्शंस भी लें। ये माइक्रो लेवल पे काम करता है, ये मैक्रो लेवल पे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे फोकस ऑफ स्टडी में बिहेवियरल अप्रोच जो है डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस पे फोकस करता है, लेकिन पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच डिसीजन का कंटेंट क्या होगा उस पर फोकस करता है। बिहेवियरल अप्रोच वैल्यू न्यूट्रल है, जिसके लिए इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, जिसकी वजह से बाद में पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच भी आता है। और इसमें हम चॉइस ऑफ वैल्यूज पे इंटरेस्टेड होते हैं कि एक डिसीजन ए, बी और सी है, तो आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, तो एक रैशनल चॉइस बनाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी बिहेवियरल से पोस्ट बिहेवियरल तक की, कि डेविड ईस्टन ने बिहेवियरल अप्रोच दिया, ब्लैक बॉक्स मॉडल जो इनपुट आउटपुट मॉडल था। ठीक है, वो भी इस पे डायग्राम था, पर मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मैंने वो वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो फिर कैसे, क्या ऐसा सिनेरियो क्या हुआ कि लोगों ने इसको इतना क्रिटिसाइज किया कि पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच भी डेविड ईस्टन ने ही दिया, खुद की थ्योरी इन्होंने खुद ही नकार दी। तो बहुत अच्छी स्टोरी आप देख सकते हो। देन इंटरेस्टेड इन स्टेटस को, ठीक है, क्योंकि थ्योरी में मानते हैं, उनको तो बस चाहिए नॉलेज, तो वो कोई चेंज नहीं लाना चाहते हैं सच, पर ये सोशल चेंज में बिलीव करते हैं, पोस्ट बिहेवियर। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है नॉट इंटरेस्टेड इन सोशल चेंज, दे आर इंटरेस्टेड इन सोशल चेंज फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स। देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंकर, जिसमें हमने गैब्रियल एलमंड और जीबी पावेल का बुक पढ़ी थी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंटल अप्रोच। ये पूरे का पूरा थ्योरी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, बस अभी हम एक बारी फैक्ट्स की बात कर रहे हैं कि पीवाईक्यूज जहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि गैब्रियल एलमंड और पावेल ने अपनी बुक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंटल अप्रोच में ये बात बोली थी। इसकी ट्रिक भी मैंने याद कराई थी, अगर किसी को याद हो तो बताना। ठीक है, तो ये भी आपको वहीं पे मिलेगा, स्ट्रक्चर फंक्शनल एनालिसिस, जहाँ पे आपको ना एक कंटेम्प्रेरी अप्रोच करके वीडियो मिलेगी, उसमें ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो इनपुट और आउटपुट मॉडल जो कि डेविड ईस्टन ने दिया था, उसी को किसने क्रिटिसाइज किया और मॉडिफाई किया, एलमंड ने। ठीक है, एलमंड एंड पावेल ने उसको क्रिटिसाइज करा और थोड़ा सा मॉडिफाई किया और अपनी लैंग्वेज में दिया। तो आउटपुट जो थे, आउटपुट, ये पूरा आउटपुट लिखा हुआ है, तो आउटपुट में उन्होंने बोला था कि रूल मेकिंग होता है। रूल मेकिंग कौन करता है, लेजिस्लेचर। रूल एप्लीकेशन, ठीक है, रूल को अप्लाई कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। इंप्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है, और एडजुडिकेशन का काम ऑब्वियसली जुडिशरी का होता है। तो ये 3 चीजें आउटपुट में आती हैं। ठीक है, और इनपुट में क्या होता है, फिर इनपुट में ऐसा क्या होता है इनपुट में कि जो सरकार है या जो लेजिस्लेचर है उसको रूल बनाना पड़ता है, और बीच में ये आता है, यहाँ से इनपुट जाएंगे, इनपुट कहाँ जाएंगे, पॉलिटिकल सिस्टम में, यहाँ पे डिस्कशन होगा, डेलिब्रेशंस होंगे, डिबेट्स होंगी। ठीक है, और उसके बाद एक आउटपुट निकलेगा, आउटपुट क्या होगा, रूल बनाया जाएगा उस डिसीजन के बेसिस पे, फिर उसी रूल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और फिर अगर उस रूल में किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो जुडिशरी के पास, कोर्ट के पास जाएंगे। देन फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स देखिए अगर इनपुट मॉडल के, जो कि एलमंड एंड पावेल ने दिए थे, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इसको पूरी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, ये सारी चीजें है ना, इसको पूरा ये मैंने सब कुछ लिखा हुआ जो है वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज के में हम सिर्फ टेबल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं। देन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, ठीक है, ये पूरा एक ही है पहला। और इसमें कौन कौन आता है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और रिक्रूटमेंट में फैमिली, पीयर ग्रुप, स्कूल। ठीक है, और ये जो मेंट लिखा है ना, ये रिक्रूटमेंट का मेंट है, ये यहाँ पे आ गया है गलती से बस। ठीक है, तो पहला क्या था, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, इसका क्या मतलब है वो आप देख सकते हो पिछले लेक्चर में। तो ये बस ये अगर आपको नहीं समझना कि क्या होता है, छोड़ो, हमें तो समझना नहीं है, कोई बात नहीं, हमें तो फिर सिर्फ फैक्ट्स आएंगे पेपर में, और पीवाईक्यू वहां से आ रखा है, मैच द फॉलोइंग भी यहीं से आई थी एक बार, ठीक है, एक तरफ इनपुट्स दिए हुए थे और आपको एक्सप्लेन करना था कि कौन सा लोग किस में आते हैं। इवन जो चर्च है वो भी किसका पार्ट है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट का।
तो आप एक्सप्लेनेशन मत देखो, बस यहाँ से रट्टा मार लो, जिसको कंसेप्ट समझना है वो समझ सकता है। देन इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन कौन करता है? इंटरेस्ट ग्रुप्स करते हैं। अगेन फॉर एक्सप्लेनेशन यू कैन गो टू द वीडियो। देन इंटरेस्ट एग्रीगेशन कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का काम किसके हाथ में होता है? मास मीडिया के हाथ में होता है। मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना बता सकती हूँ कि कभी भी एग्रीगेशन वर्ड आए, ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए यूज होगा। एग्रीगेट पॉलिटिकल पार्टीज, एग्रीगेट पॉलिटिकल पार्टीज, 2-3 बारी बोलो ताकि आपको ये कंफ्यूज ना हो। कहीं आप इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में पॉलिटिकल पार्टीज को मत डाल देना। और आर्टिकुलेट करने का काम होता है इंटरेस्ट ग्रुप्स का, ठीक है। और एग्रीगेट मतलब होता है कि सबके इंटरेस्ट को साथ लेकर चलना, तो वो पॉलिटिकल पार्टी सबके इंटरेस्ट को साथ लेकर चलती है, एग्रीगेट करती है, कोalition बनाती है। अब एग्रीगेशन से आप कोalition याद रख लो, और कोalition कौन बनाता है? पॉलिटिकल पार्टीज बनाती है, बस। तो उसका उल्टा आर्टिकुलेशन इंटरेस्ट ग्रुप्स के हाथ में होता है, और कम्युनिकेशन का काम हमारा मास मीडिया करती है, सिंपल। देन नेक्स्ट इस पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्क्सिस एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल स्टेजेस। तो मैंने आपको एक हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का पूरा चार्ट बताया था पिछले एक लेक्चर में, जब हमने शुरू की थी ये सीरीज, तो आपने देखा होगा ऐसे वाला जो साइकिल चलती है, ठीक है। और लास्ट में हम कहाँ पे पहुंच जाते हैं? कम्युनिज्म, यानी कि क्लासलेस सोसाइटी, ठीक है। तो उसी के अंदर कैसे कैसे स्टेजेस होती हैं। तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म होता है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्या होता था? अब ये कहानी है, सुन लो, कहानी सुनो। एक लड़का था, वो वाली नहीं, यहाँ पे कहानी सुनो। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में हंटिंग हुआ करती थी, मतलब जब बिल्कुल क्लासलेस सोसाइटी थी ना, कोई भी नहीं था, ठीक है, कोई क्लासेस नहीं थी, कुछ नहीं था, तो लोग क्या करते थे? हंटर गैदरर्स थे, वो हंटिंग पे जाते थे, फिशिंग पे जाते थे, फूड गैदरिंग करते थे, एक्सेट्रा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लासेस अभी तक इमर्ज नहीं हुई थी। क्या वो नहीं हुई थी? क्लासेस इमर्ज नहीं हुई थी, ये क्लासलेस सोसाइटी थी। धीरे धीरे क्या हुआ, जब जो लोगों ने डेवलप करना शुरू किया, तो एनिमल स्लेव सिस्टम आया। स्लेव सिस्टम क्यों आया? क्योंकि जब हंटिंग फिशिंग से लोग अपना नीड्स पूरी नहीं कर पाए, तो उन्होंने नया साधन ढूंढा, उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री शुरू किया, डोमेस्टिक एग्रीकल्चर शुरू किया, उनको क्रॉप्स वगैरह उगाना शुरू किया, ठीक है। कब तक वो हंटिंग करते, राइट, एंड क्राफ्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व हुए। तो जब ये सोसाइटी आई, तब एक ऐसा सिनेरियो आया जहाँ पे 2 क्लास क्रिएट हो गई, मास्टर्स एंड स्लेव्स। मास्टर्स वो लोग जो एग्रीकल्चर के ओनर्स होते थे, या एनिमल हस्बेंड्री जिनके पास होती थी, जिनके पास पेट्स होते थे, वो। और स्लेव्स कौन? जो उस एग्रीकल्चर फील्ड पे उनके लिए काम करते थे। तो ये 2 क्लासें मर्ज हुई। धीरे धीरे सोसाइटी और डेवलप हुई, फ्यूडल सिस्टम आया, लार्ज स्केल एग्रीकल्चर होने लगा। एग्रीकल्चर क्योंकि लोग पॉपुलेशन बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, तो एग्रीकल्चर बड़े लेवल पे होने लगा। तब एग्रीकल्चर बड़े लेवल पे होने लगा, तो लैंडलॉर्ड्स आए और सर्व्स आए, ठीक है। अब यही जो मास्टर्स थे आगे चल के लैंडलॉर्ड्स बन गए, क्योंकि उन्होंने और डेवलप किया, बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया। और जो स्लेव्स थे उनको सर्व्स बोला जाने लगा, सिंपल। कैपिटलिस्ट सिस्टम आया, उसके बाद थोड़ा और डेवलप हुई, तो इंडस्ट्रीज भी आई धीरे धीरे, जब परिवर्तन आया समाज में। और जब इंडस्ट्रीज आई तो 2 क्लास इमर्ज हुई, बुर्जुआजीज यानी कि हमारे कैपिटलिस्ट, जो लैंडलॉर्ड्स थे वो अब कैपिटलिस्ट बन गए, जो स्लेव्स हुआ करते थे सर्व्स, वो अभी तक क्या बन गए? सर्व्स यानी पीजेंट्स, तो वो अब क्या बन गए? वर्कर्स, ठीक है। तो वर्कर्स यानी कि हमारे प्लोरिटरेट। अब यहाँ पे आते हैं मार्क्स जी, और मार्क्स जी बोलते हैं नहीं भाई, कैपिटलिज्म को खत्म करना है, तो सोशलिस्ट सिस्टम लाना जरूरी है। सोशलिस्ट सिस्टम अभी तक मार्क्स के अकॉर्डिंग आया नहीं है, तो वो अभी बताते नहीं है कि यहाँ पे मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, पर वो इतना बताते हैं कि जब सोशलिस्ट सिस्टम आएगा तो वर्कर्स पावर में आ जाएंगे, और जो पुराने कैपिटलिस्ट है वो खत्म हो जाएंगे। फिर जब सोशलिज्म के बाद एक फिर से सोसाइटी आएगी जहाँ पे फिर से कम्युनिज्म आएगा। यही जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म पहले था, अब दोबारा से क्लासलेस सोसाइटी आ जाएगी, और स्ट्रगल जो है हमारा खत्म हो जाएगा, सिंपल। तो ये एक साइकिल बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, स्ट्रक्चर्स ऑफ डोमिनेशन इन बुर्जुआजी सोसाइटी। ये आपको किसका याद आ रहा है? ये पढ़ के, पॉलिटिकल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, ऑब्वियसली ग्राम्स्की का हेजेमनी का कॉन्सेप्ट हमने पिछले ही लेक्चर में कवर किया है, शायद लेक्चर 9 लेटेस्ट वाला जो लेक्चर है, जिसमें मैंने आपको पावर का कंसेप्ट पढ़ाया था। बिल्कुल मत स्किप करना। हैना एरेंट, मैक्स वेबर, सीबी मैकपियर्सन, ग्राम्स्की, और मतलब पावर के इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ना, और मैंने आपको ट्रिक के साथ भी याद करा दिए हैं, और आप भूलोगे नहीं, मतलब बेसिकली, ठीक है। एलीट थ्योरी भी सबसे इंपॉर्टेंट पावर की, सब कुछ पढ़ाया उसमें, तो एक बार ही देख लेना। 1 घंटे का है, अगर आप 2x में देखोगे तो 40 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर बुर्जुआजी सोसाइटी, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था पिछले, वैसे इससे भी अच्छा टेबल में मैंने आपको वहाँ पे समझाया था कि एक तरफ पॉलिटिकल सोसाइटी होती है जो कि हम स्ट्रक्चर ऑफ कोहेशन होता है। अब ये बहुत बार यहाँ से स्टेटमेंट बन जाता है कि कोहेशन की पावर किसके पास है और कंसेंट की किसमें यूज होती है, या लेजिटिमेशन। यहाँ पे हम कंसेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कंसेंट, ठीक है। तो कोहेशन मतलब जो कि फोर्स पे बेस्ड हो, और जो सिविल सोसाइटी होती है वो स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमाइजेशन होता है, जो कि बेस्ड होता है कंसेंट पे। और जो स्ट्रक्चर कंसेंट पे बेस्ड हो, उसी को ग्राम्स्की ने हेजेमनी का कॉन्सेप्ट बोला था।
इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, प्लस जब हम WPT करेंगे तो और अच्छे से समझ लेंगे। फिर आता है रैल्फ मिलीबंद। रैल्फ मिलीबंद की बुक याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसका टेबल से कुछ लेना देना नहीं है, पर हाँ टेबल इतना लेना देना है कि जो ग्राम्स्की का ये जो कॉन्सेप्ट था ना, स्ट्रक्चरल डोमिनेशन इन बुर्जुआजी सोसाइटी, बुर्जुआजी स्टेट और सोसाइटी वटेवर, तो उसी को हमारे रैल्फ मिलीबंद ने आगे चल के इसका पॉलिटिकल एनालिसिस किया था, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, मतलब मॉडिफाई नहीं किया था, ये बोलूंगी कि इसको अपना बेसिस बनाया था अपनी थ्योरी के लिए। जब वो अपने खुद की बुक लिख रहे थे ये वाली, तो उसी को किसको बेस लेके करा था उन्होंने, इस थ्योरी को, ग्राम्स्की की ये वाली जो थ्योरी थी, पॉलिटिकल सोसाइटी वर्सेस सिविल सोसाइटी। सिविल्स क्या होता है, आपने सुना होगा ना, हम बहुत सिविलियन लोग हैं, हम सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, मतलब सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं यानी हमारी यहाँ पे कंसेंट से काम होता है। अभी एक आपको टेबल भी मिलेगा जहाँ पे सिविल सोसाइटी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, बताती हूँ। तो ये बस यहाँ पे मेरे को बुक याद करानी है, स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, द एनालिसिस ऑफ वेस्टर्न सिस्टम ऑफ पावर। ठीक है, राल्फ मिलीबंद की बुक का नाम क्या है, स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में स्टेट कैसा होता है। तब आपको बुक में क्या दिख रहा है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, तो कोई ऐसा थिंकर होगा जो कि मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन से बिलोंग करता होगा, और आपने मार्क्स, एंजल्स, ग्राम्स्की, इन सब की बुक्स आपने पढ़ी हुई हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे आपको दिख गई कुछ अलग सी बुक, और ये जब बंदा है वो भी अलग सही है, राल्फ मिलीबंद। ठीक है, तो इसका एक बैंड है, मिलीबंद का क्या है, एक बैंड है। ठीक है, एंड उसमें क्या, वो बैंड में क्या करता है, बहुत पावरफुल कॉन्सर्ट करता है ना, उसने पूरा अपना सिस्टम क्रिएट कर लिया है, अपना स्टूडियो बना लिया है बैंड के लिए। ठीक है, उसका खुद का बैंड है मिली बैंड का, तो उसने एक बहुत अच्छा सिस्टम ऑफ पावर क्रिएट किया है, मतलब उसके पास अब इतना पावरफुल हो चुका है वो अपना बैंड म्यूजिक से, कि अब उसके पास पावर आ चुकी है। पावर इन द सेंस लोग उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, और हमारे पास पावर कब आती है, किसी मिनिस्टर पॉलिटिकल पार्टी के पास पावर तब होती है जब बहुत सारे उसके सपोर्टर्स हो जाए। ठीक है, पावर भी तो हम ही देते हैं ना किसी पर्टिकुलर इंसान को, पावर कब होगी, जब वो किसी भी शासन कर पाएगा। तो वो बहुत पावरफुल इंसान बन चुका है अपने बैंड से प्ले करते करते, और वो क्योंकि अब इतना ज्यादा बैंड, अगर उसका म्यूजिक फेमस होगा तो एक बात बताओ, वो कैपिटलिस्ट होगा कि बंदा कि नहीं, उसके पास इतनी सारी वेल्थ है, सब कुछ है, तो एक तरीके से हम उसको क्या बोल सकते हैं कि ये भी एक कैपिटलिस्ट है, क्योंकि बस इतना सारा पैसा इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी जिससे आप याद कर सकते हो, स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, द एनालिसिस ऑफ वेस्टर्न सिस्टम ऑफ पावर। प्लस आप वेस्टर्न से भी याद कर सकते हो कि जो बैंड का कॉन्सेप्ट होता था ना, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से लिया गया है, जो आज के टाइम पे हमारे बैंड्स वगैरह हम देखते हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में जाते हैं। तो ऐसे मैंने कुछ वर्ड्स को तोड़ ताड़ के कहानी बना दी, बस आपको अभी इस बुक को एक बार ही और पढ़ना है एंड यू विल गेट थ्रू इट। प्लस हेजेमनी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी मैंने आपको बता देती हूँ, जहाँ पे ये होता है कि जो फैमिली है, स्कूल है, चर्च है, या जितने भी प्राइमरी ग्रुप्स है, वो कंसेंट क्रिएट करने में बहुत मदद करते हैं, एंड यूज ऑफ फोर्स इज रिसॉर्टेड टू ओनली व्हेन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंसेंट फेल टू वर्क। तो ग्राम्स्की बोलते थे जब आपका कंसेंट नहीं ले पा रहे हो ना, तब आप जाओ एट द वर्स्ट, तब आप जाके फोर्स का यूज कर दो, लेकिन जब तक आप कंसेंट कर सकते हो, लोगों का कंसेंट ले सकते हो, बेसिकली उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग उनसे काम करवा सकते हो, तब तक आप करवाओ। और उस इच्छा के अकॉर्डिंग काम करवाने के लिए आपका जो मेन की प्लेयर होते हैं वो होते हैं फैमिली, स्कूल, चर्च और प्राइमरी ग्रुप्स। सिर्फ ग्राम्स्की का हेजेमनी का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम WPT करते टाइम पढ़ेंगे। अब चलते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। अब आप बोलोगे मैम यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आता, पर सुनो, यहाँ से क्वेश्चन चाहे आए ना आए, पर आपको इसका बेसिक्स पता होना चाहिए। बहुत लोगों को बेसिक्स नहीं पता होता, और यहाँ पे जब आप ये टर्म देखते हो ना, स्टेटमेंट में, असर्शन, रीजनिंग में, कंप्रीहेंशन में, तो आपको समझ नहीं आता है। तो हम एक बार ही पढ़ लेते हैं, पढ़ने में तो कोई नुकसान नहीं है, आपकी नॉलेज में चीज़ें ऐड ऑन ही होगी, आपको चलो ऊपर से इन दोनों का मीनिंग पता भी होगा, लेकिन आपको स्ट्रक्चर, अथॉरिटी, जुरिडिक्शन, इसके इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं, फंक्शंस, रिसोर्सेज, ये सब नहीं पता होंगे। एंड एज अ पॉल साइंस स्टूडेंट यू शुड नो। तो मेरा काम है सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं प्रिपेयर कराना आपको, अगर फ्यूचर में कहीं डिबेट वगैरह भी करनी पड़े तो आपको एटलीस्ट आपके पास कुछ अच्छे पॉइंट्स होने चाहिए, तभी तो लोगों को लगेगा कि यू आर अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, राइट। देन स्टेट, तो स्टेट क्या होता है, एक फॉर्मल यूनिफाइड स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग आइडेंटिफाई ऑर्गन्स ऑफ पावर। ठीक है, तो स्टेट की क्या होते हैं, फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली स्टेट क्या है, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होता है, आइडेंटिफाइबल ऑर्गन्स ऑफ पावर है, जैसे कि हमारा लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी। ऑन द अदर हैंड सिविल सोसाइटी क्या होती है, सिविल सोसाइटी होता है एक लूज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, लूज इन द सेंस ऐसे नहीं कि बहुत ढीले सिटीजन्स पड़े हैं, नो, ऐसा नहीं कि आप बहुत ढीले लोग हैं, वैसा लूज नहीं। इट्स लाइक
इट्स नॉट मच ऑफ अ फॉर्मल काइंड ऑफ अ थिंग, इट इज नॉट अ यूनिफाइड स्ट्रक्चर बेसिकली, जैसे स्टेट है, ठीक है। तो उस सेंस में यहाँ पे लूज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स लिखा है, जिसमें लिखा है कि जो सिटीजन्स अपनी मर्जी से पब्लिक इंटरेस्ट को परस्यू करते हैं। जब आप बोलते हो ना सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं हम बोलते हैं कभी कभी हम सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जब भी कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, ठीक है, या अगर हमें पता है कि हमें अपनी सोसाइटी में रहना है फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो हम कुछ भी ऐसा नहीं करते कि जिससे हमारी इज्जत खराब हो बेसिकली, ठीक है। तो सो कॉल्ड इज्जत वाला कॉन्सेप्ट, तो हम कुछ भी करते हैं ना तो अपनी मर्जी से करते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट में करते हैं। आप देख लो, आपके पापा कोई डिसीजन लेंगे ना तो 10 बार सोचेंगे कि समाज क्या सोचेगा, पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में भी सोचते हैं। तो वैसा, ये तो चलो मैंने थोड़ा सा नेगेटिव एग्जांपल दिया, बट ये बात सच है कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में जब अपनी मर्जी से काम करते हैं। अब जैसे मैंने 2-3 NGO ज्वाइन कर रखे हैं, और एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, मैंने सच्ची में कर रखे हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से पब्लिक इंटरेस्ट को परस्यू कर रही हूँ, राइट। तो मैं क्या हूँ, एक सिविल सोसाइटी का पार्ट हूँ, जहाँ पे सिटीजन्स पब्लिक इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे हैं, जहाँ पे उनको स्टेट की एज सच कोई जरूरत नहीं है, और स्टेट वो अपनी मर्जी से अच्छा काम कर रहे हैं बेसिकली, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि सिविल लोग हैं, सिविल है। अथॉरिटी की बात करें तो अब यहाँ पे बहुत गंदा बचा दिया है मैंने, अब इसको हम थोड़ा सा रब करेंगे और अच्छे से समझते हैं। अथॉरिटी, सो अथॉरिटी इज आर्म्ड विद सुप्रीम लीगल अथॉरिटी सोवरेनिटी। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? स्टेट की। यहाँ पे मैं आपको एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको दिखा लगे। तो सुप्रीम लीगल अथॉरिटी क्या है, कौन है सुप्रीम लीगल अथॉरिटी? स्टेट। और स्टेट क्या है? एक सॉवरेन अथॉरिटी है, उसके पास खुद का इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड सिविल सोसाइटी क्या है? सिविल सोसाइटी के पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, कोई फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है, और वो बस उसके पास क्या है? मोरल अथॉरिटी ओवर सिटीजन्स, ठीक है। हम मोरली काम कर रहे हैं, हमारी मोरल अथॉरिटी जो कि सबसे अच्छी होती है, फॉर्मल और लीगल से भी अच्छी है ना। तो मोरल अथॉरिटी किसके पास है? सिविलियंस के पास है। प्लस जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन क्या? कंपल्सरी जुरिडिक्शन होता है किसमें? ओवर इट्स सिटीजन्स एंड टेरिटरी। स्टेट में, स्टेट के पास क्या है? कंपल्सरी जुरिडिक्शन है अपने सिटीजन्स के ऊपर, अपने टेरिटरी के ऊपर, तो कंपल्सरी है, ठीक है। स्टेट उससे मुकर नहीं सकता कि भाई कल को वो बोले कि ये तो भाई मेरा पार्ट नहीं है, नो। वेयर एज सिविल सोसाइटी में कोई कंपल्सरी जुरिडिक्शन है नहीं, वो डिपेंड करता है ऑन इट्स एबिलिटी ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। आज को हम इस सोसाइटी में रहना चाहते हैं, हम रह सकते हैं, कल को हमारा मन हुआ नहीं भाई हमारा ये जुडिक्शन ये नहीं है, हम वी आर गोइंग बैक टू आवर स्टेट, ठीक है। मैं पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान से आई थी, तो मैं वो पाकिस्तान जा रही हूँ वापस, खत्म। तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपके पास कोई कंपल्सरी जुडिक्शन नहीं है, जब तक आपके पास कोई मोटिवेशन इंस्पिरेशन है आप वहाँ रहते हो। और इट्स नॉट अबाउट ऑल्सो कंट्री, वी कैन ऑल्सो गिव द एग्जाम्पल ऑफ स्टेट हियर, ठीक है। स्टेट टू स्टेट में जब वेरी करता है। देन फंक्शंस की बात करें तो स्टेट का फंक्शन होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना, नेचुरल अदर कैलेमिटीज से हमें बचाना। वेयर एज सिविल सोसाइटी का फंक्शन होता है कॉमन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बाय मोबिलाइजिंग देम। देन रिसोर्सेज को पूल करना, पूल यानी कि उसको बेसिकली अच्छे से यूज करना, यूटिलाइज अच्छे से करना, ठीक है। एक्सर्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन गवर्नमेंट ऑर्गन्स, और ऐसा सिविल सोसाइटी का पार्ट होते हैं हम, तो हम गवर्नमेंट ऑर्गन्स पे अपना इन्फ्लुएंस भी क्रिएट करते हैं, उनसे डिमांड्स करते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, ताकि गवर्नमेंट हमारी भी बात सुने, और एक हम चेक एंड बैलेंस बनाते हैं गवर्नमेंट पे। रिसोर्सेज की बात करें तो जो स्टेट के रिसोर्सेज हैं वो कैसे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। ओनरशिप ऑफ नेशनल वेल्थ, टैक्सेशन, पब्लिक डेट, ये सारे। वेयरएज सिविल सोसाइटी के क्या रिसोर्सेज होते हैं उनके पास कोई भी एक डेफिनेट एसेट तो नहीं होता, ना ही उसका कोई डेफिनेट सोर्स ऑफ इनकम होता है। वो अपने खुद के रिसोर्सेज खुद क्रिएट करते हैं, कैसे? मोबिलाइजिंग सब्सक्रिप्शन, ग्रांट्स, डोनेशन करके, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इनको तो चलो स्टेट को तो पता है कि हमको सिटीजन से टैक्स आएगा ही आएगा, तो उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं अलग अलग तरीके से कमाने का। लेकिन जो हम हैं, हमारे पास तो ऐसा नहीं है ना कि हम घर पे बैठे होंगे और हमको सब कुछ बाकी लोग ला के दे देंगे, नहीं। हमें अपने रिसोर्सेज खुद क्रिएट करने होते हैं कि हमें कैसे कमाना है, ग्रांट्स देना है, डोनेशन देनी है, सब्सक्रिप्शंस मोबिलाइज करने हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। देन अकरेंस की बात करें तो अकरेंस क्या होता है? तो स्टेट जो है यूनिवर्सल होता है, बेसिकली यूनिवर्सल इन द सेंस कि वो, जैसे इंडिया इज अ स्टेट एंड इट इज यूनिवर्सल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो स्टेट क्या है? पूरे उस पर काम करेगा, पूरे इंडिया पे काम करेगा, ठीक है। सब पूरे इंडिया के लोग उसके लिए एक समान होंगे, ठीक है। सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन ऑल सोसाइटीज। कुछ और जो कोई अगर किसी में अगर आपका एक मतलब मेजॉरिटी में रूलर है, तो हर सोसाइटी में आपको वही सरकार देखने को मिलेगी, हर स्टेट में बेसिकली। और वेयर जो सिविल सोसाइटी होती है वो रिलेटिवली एडवांस सोसाइटीज होती है, जहाँ पे सिटीजन्स हैव बिकम एडुकेटली कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स,
ठीक है, लोग अपने राइट्स को लेकर, अपनी ड्यूटीज़ को लेकर, अपने कॉमन इंटरेस्ट को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो अक्रेंस है वो उनका बहुत लिमिटेड लेवल पे होता है। तो ये हो गया हमारा टेबल। यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको एक ओवरव्यू मिल गया। चलो, तो रूसो का यहाँ पे है रूसो, एंड रूसो ने हमको पता है जनरल विल और रियल विल का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि इस टेबल में है। बहुत 2 मिनट में हम खत्म करेंगे इसको। बस मेरे को ये बताना था कि अगर ऐसा कोई कोट आया, मैन कैन बी फोर्स टू बी फ्री, जो कि आ भी रखा है PYQ में, तो आपको पता होना चाहिए ये कोट रूसो ने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिया था। प्लस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर एक्चुअल विल दे आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस। जब लोग अपनी एक्चुअल विल के अकॉर्डिंग काम करते हैं ना, ठीक है, तो उनके में डिफरेंसेस तो आना लाजमी है। एक्चुअल विल यानी कि अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए जो विल होती है वो एक्चुअल विल होती है, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने गोल्स के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे, वो एक्चुअल विल होती है। और जब एक्चुअल विल होती है उसमें डिफरेंसेस आते हैं। डिफरेंसेस इन द सेंस, मेरी एक्चुअल विल अलग होगी और बी पर्सन यानी कि आप अपने आप को मान लो बी हो, आपकी एक्चुअल विल अलग होगी, आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करोगे, तो डिफरेंस है, राइट। वेयर जब हम रियल विल की बात करते हैं तो रियल विल जो है वो उसमें डिफरेंसेस नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे एक मैंने पुअर बंदे को देखा, ठीक है, छोटा बेचारा गरीब बच्चा था, उसके पास खाने के लिए नहीं था, मैं उसको खिलाऊंगी। अब बी पर्सन की भी रियल विल यही कहेगी कि भाई हाँ, जो विशाली ने किया वो सही किया, उसने उसको खाना खिलाया, तो आप मुझे क्रिटिसाइज तो नहीं करोगे। और यहाँ पे हम सेम पॉइंट पे हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंस है। डिफरेंस यहाँ पे जो था हमारे बीच का वो खत्म हो गया, राइट। अब आपको भी कोई दिखेगा तो आप भी उसकी हेल्प करोगे, अब आप इसको गलत नहीं मानोगे, राइट। तो रियल विल वो विल होती है जो सबके बारे में सोचती है और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करती है, एज सिंपल एज दैट, जो कि रूसो ने विल दिया था। बस यही कॉन्सेप्ट था जनरल विल और इसका। तो इंडिविजुअल लेवल पे वो बात करते हैं पर्टिकुलर विल की, ठीक है। अब आपने बहुत बार सुना होगा एक्चुअल विल, रियल विल, पर आपको नहीं पता ये इंडिविजुअल में आती है, कम्युनिटी का पार्ट है। तो ये इंडिविजुअल में आती है, इंडिविजुअल में पर्टिकुलर विल होती है, पर्टिकुलर विल के अंदर एक्चुअल विल और रियल विल आती है। एक्चुअल विल में जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेटेड होती है, वेयर एज जो रियल विल है वो कलेक्टिव गुड से मोटिवेटेड होती है, ठीक है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया ऑलरेडी। और ये लोअर सेल्फ को डिटरमाइन करती है। लोअर सेल्फ मतलब आपको बहुत तुच्छ प्राणी, छोटा दिखाती है बेसिकली, अगर हम वैसे नेगेटिव सेंस में सोचे, ठीक है। लोअर सेल्फ यानी कि आप दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, सेल्फ के बारे में सोच रहे हो। हायर सेल्फ यानी कि आप दूसरों के, अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोच रहे हो, तो वो आपका हायर सेल्फ है। ये जो पर्टिकुलर विल है एक्चुअल विल के अंदर वो ट्रांसिएंट होती है, वेयर जो रियल विल है वो स्टेबल होती है। और जो एक्चुअल विल है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करती है, पर जो रियल विल है वो कॉमन होती है टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। अब चलते हैं। सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चार्ट आता है वो आता है हमारा यहाँ पे, जहाँ पे हम पावर का कंसेप्ट पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में, ठीक है। और उसी वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीज़ समझा दी थी। प्लस यहाँ पे मैंने आपको बोला कि आज के लेक्चर में हम सिर्फ टेबल्स और ग्राफ्स देखेंगे। ये वाला ग्राफ भी मैंने आपको बता दिया था, जिसमें वेबर का एनालिसिस ऑफ अथॉरिटी हमने पढ़ा था कि उन्होंने 3 टाइप की अथॉरिटी दी है, ट्रेडिशनल, क्रिस्मेटिक और लीगल रैशनल अथॉरिटी। ये भी PYQ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, समझा मैंने पिछले लेक्चर में दिया ही था। तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो कि हेरिडिटरी के टाइम से, मतलब अपने ट्रेडिशन के टाइम से चलती आ रही है, डायनेस्टिक रूल के हिसाब से, ठीक है। तो हेरिडिटरी रूल जैसे होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा आगे चल के, तो वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है, ठीक है। नेपोटिज्म बोल सकते हैं। फिर क्रिस्मेटिक अथॉरिटी होती है, जैसे गांधी जैसे लीडर आए थे, नेहरू जैसे लीडर, या फिर यहाँ पे जो वेबर था उन्होंने हिटलर का एग्जाम्पल दिया था, तो उनकी कैरिस्मेटिक अथॉरिटी यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी। लीगल रैशनल अथॉरिटी में हम एग्जांपल लेते हैं ब्यूरोक्रेसी का, जो कि एक प्रिस्क्राइब प्रोसीजर, मेरिट बेस पे जो लोग आते हैं, वो वाली अथॉरिटी। तो एक डिटेल में आप पिछले लेक्चर में देख सकते हो। इसके अलावा हमने ग्राम्स्की का एनालिसिस ऑफ बुर्जुआजी सोसाइटी पढ़ा था, जिसमें बेस और सुपर स्ट्रक्चर की बात की थी। बेस में हमारे आते हैं कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, और सुपर स्ट्रक्चर में आता है हमारा लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पे छोटा छोटा लिख रहा है आपको, लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, रिलीजन, मोरल्स, सोशल प्रैक्टिसेस, ये किसका पार्ट है? सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेस में हमारा, जैसे मार्क्सिस्ट भी बोलते थे, तो बेस इन्होंने वही रखा है, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक बेस, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर, ये सुपर स्ट्रक्चर में आप होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन। स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन में सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी में कौन कौन होते हैं? हमारा फैमिली, हमारे स्कूल, चर्च, एक्सेट्रा, रिलीजन फॉर दैट मैटर, ठीक है, पीयर ग्रुप्स, ये सारी चीजें हमारे सिविल सोसाइटी का पार्ट होती है। एंड इसी को हम स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमाइजेशन यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ कंसेंट बोलते हैं। ये हमने ऑलरेडी बहुत बारी पढ़ लिया। पॉलिटिकल सोसाइटी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर ऑफ कोएर्शन यानी कि फोर्स, ये हो गया था। अब
मैंने पढ़ा तो बहुत सारी चीज़ें दी है, बस मैं स्किप नहीं करना चाहती थी कोई भी टेबल, इसलिए मैंने आज की लेक्चर में सारे डाल दिए हैं। अब बात करते हैं कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव वन पार्ट। तो ये सारा पर्सपेक्टिव जो है पावर का, क्लास पर्सपेक्टिव, एलीट पर्सपेक्टिव, जेंडर पर्सपेक्टिव और ग्रुप पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये भी मैंने पिछले लेक्चर जब पावर पढ़ा रही थी तब मैंने ये कवर करा दिया था कि इसमें कैसा नेचर ऑफ डिवीजन ऑफ सोसाइटी कैसा होता है, इसमें हैव्स एंड हैव्स नॉट होते हैं, यहाँ पे एलीट मासेस होती हैं। देन बेसिस ऑफ डिवीजन क्या होता है, पावर होल्डर्स कौन होते हैं, किसके पास पावर होती है, किसमें एक्सप्लॉयटेशन होता है, किसमें म्यूचुअल बार्गेनिंग होती है, ग्रुप पर्सपेक्टिव क्या होता है, जिसमें हमने प्लूरलिस्ट की बात की थी, रॉबर्ट डॉल की बात की थी, उनके पॉलीआर्की की बात की थी। तो एक बार ही देख लेना बस, ठीक है। तो ये मैं करवा दिया, अब यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, आते हैं हैना एरेंट का कॉन्सेप्ट। हैना एरेंट का भी एनालिसिस ऑफ पावर मैंने पढ़ा दिया था कि एक तरफ वो बात करती है लोगों की जो कि कंसर्टेड एक्शन में होते हैं, कि जिसमें वो बोलते हैं कि जो पावर है वो पावर टू का कॉन्सेप्ट देती हैं, और कॉपरेशन की बात करती है कि पावर लोगों के पास होती है, पावर कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। मतलब 3-4 चीज़ें वो पावर को कंपेयर करती है कि पावर स्ट्रेंथ नहीं है, पावर फोर्स नहीं है, पावर में कोएशन नहीं होता, पावर पीपल के पास होती है। तो ये हैना एरेंट की मैंने पूरी अलग से वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, वो देख लेना, उसमें आपको सब समझ आ जाएगा, ये सारे एग्जाम्पल्स भी। एक बार आप खुद से वीडियो पॉज करके देख सकते हो इस टेबल को, ठीक है, और मैंने समझा दिया था वैसे। फिर चलते हैं नेक्स्ट टेबल की तरफ। यहाँ पे आ जाते हैं मैक पियर्सन का एनालिसिस ऑफ पावर, जिसमें वो क्रिएटिव फ्रीडम वगैरह की बात करते हैं, ये भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया। तो इसमें ह्यूमन नेचर जो बोलते हैं कि जो यूटिलिटेरियन व्यू है, मैक पियर्सन, याद रखना कि 2 तरीके के व्यू देते हैं, यूटिलिटेरियन व्यू और मोरलिस्ट व्यू, और 2 तरीके की बात कर रहे हैं। इस 2 व्यू में वो एक्सट्रैक्टिव पावर और डेवलपमेंटल पावर की बात करते हैं। तो ये बहुत बारी क्वेश्चन आया कि एक्सट्रैक्टिव पावर डेवलपमेंटल पावर का कॉन्सेप्ट किसका है, या फिर इन्होंने कौन सी 2 पार्ट्स दी थी, और एक्सट्रैक्टिव पावर होती क्या है, ये एसेशन रीजनिंग में आया था। तो जब हम मटेरियल वांट्स को सेटिस्फाई करें तो वो एक्सट्रैक्टिव पावर है। डेवलपमेंटल पावर में हम क्रिएटिव फ्रीडम को, जब डेवलपमेंट पावर क्या होता है, जब अपना पोटेंशियल फुली मैक्सिमाइज करते हैं, और एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है, हम एज अ कंज्यूमर होते हैं और दूसरों से उनकी पावर को छीनते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, अपना खुद का नहीं कुछ होता है। डेवलपमेंटल में हमारा खुद का टैलेंट होता है, हम अपना पोटेंशियल रिकॉग्नाइज करते हैं, जब हम अपना पोटेंशियल रिकॉग्नाइज करेंगे तभी हम क्रिएटिव होंगे। सीबी मैक पियर्सन बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है पॉलिटिकल थ्योरी के, इसलिए मैंने आपको अलग से इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। वो मेरा फर्स्ट डेमो वीडियो था, ठीक है, जो मैंने बनाया था अपने इस चैनल पे, पहला वीडियो सीबी मैक पियर्सन में बनाया था। सो वो देख लेना आप, ठीक है। बहुत एनिमेशंस वगैरह डाल के मैंने वो वीडियो बनाया है, बहुत सिंपल कंसेप्ट में। बॉस बेबी की, जो बॉस बेबी कार्टून है, उसकी स्टोरी से मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। सो ये देख करते हैं नेक्स्ट पेज, जहाँ पे BS टर्नर की बुक इंपॉर्टेंट है, सिटीजनशिप एंड कैपिटलिज्म, द डिबेट ओवर रिफॉर्म्स 1986। तो ये BS टर्नर जो है एक सोशलिस्ट रिफॉर्मर थे, ठीक है, सोशलिज्म से ही बिलोंग करते हैं। तो इनकी ये भी याद रखना, प्लस क्योंकि इनकी एक बुक्स जो है वो सोशलिज्म के ऊपर भी है, वो भी याद रखना। आगे एक और बुक आएगी शायद इसी PDF में या शायद दूसरी PDF में। देन यहाँ पे सिटीजनशिप एंड कैपिटलिज्म, द डिबेट ओवर रिफॉर्म्स 1986, ये भी इनकी बुक है। तो टर्नर की सिटीजनशिप एंड कैपिटलिज्म भी याद रखना, ठीक है। प्लस सिटीजनशिप एक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके UGC नेट JRF के पेपर के लिए, और वैसे भी, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो ये आजकल यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आने लग गए हैं जो यूनिक थिंकर्स है, ऑल्दो ये यूनिक थिंकर नहीं है, इनसे काफ़ी क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पे टर्न अराउंड, टर्नर है तो टर्न अराउंड एंड डिबेट, टर्न अराउंड एंड डिबेट, ठीक है, ऐसे याद रख लो। सो यहाँ पे इनकी बुक का नाम आ रहा है डिबेट ओवर रिफॉर्मिज्म, ठीक है। टर्नर रिफॉर्मिज्म की बात करते हैं, डिबेट करते हैं, टर्न अराउंड करते हैं, एंड BS का सिटीजनशिप और कैपिटलिज्म। सो आप कुछ भी अजीब और गरीब बना सकते हो इसमें अगर पॉसिबल हो, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही याद हो गई थी ये बुक सिटीजनशिप से रिलेटेड। देन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव देखते हैं, इस वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, जहाँ पे सबसे मैंने आपको बताया कि लिबरल, लिबर्टेरियन, कम्युनिटेरियन, मार्क्सिस्ट, इन सब का बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तभी मैंने आपको टेबल्स कराने से पहले ऑलरेडी 9 लेक्चर्स करा दिए, जहाँ पे मैंने आपको सब कुछ ही कवर करा दिया है। अब सिर्फ हमारा रिवीजन वाला पार्ट बचा है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ सिटीजन्स। तो नेचर ऑफ सिटीजन्स जो है, अब हम सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। लिबरल पर्सपेक्टिव में सिटीजनशिप का क्या नेचर होता है, या सिटीजन्स कैसे होते हैं लिबरल पर्सपेक्टिव में। तो जो लिबरल पर्सपेक्टिव है उसमें इंडिविजुअल्स नेगोशिएट करते हैं, फोकस ऑन माई वॉइस, ठीक है, प्लस साथ साथ कंटेंट पढ़ते चलो, इधर उधर मत देखो, अगर कोई देख रहा है तो बस आवाज़ पे फोकस करो, और जो मैं मार्क करती जा रही हूँ उस पर फोकस करो, खुद मत पढ़ने बैठ जाओ।
तो इंडिविजुअल नेगोशिएटिंग द टर्म्स ऑफ देयर एसोसिएशंस, तो सारे इंडिविजुअल्स आपस में नेगोशिएट करते हैं एज अ सिटीजन, कहाँ पे लिबरल पर्सपेक्टिव में। लिबर्टेरियन क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी डिफरेंस बता चुकी हूँ, लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। रैशनल कंज्यूमर्स होते हैं जो लिबर्टेरियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सिटीजन्स जो है रैशनल कंज्यूमर्स है ऑफ पब्लिक गुड्स। कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो सिटीजनशिप है, जो सिटीजन्स है सॉरी, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि कॉमन गुड के लिए काम करते हैं। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में जो सिटीजन्स है वो ऐसे मेंबर्स ऑफ अ क्लास होते हैं, ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि अपनी राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, किसके अगेंस्ट, डोमिनेंट क्लास के अगेंस्ट। तो डोमिनेंट क्लास के अगेंस्ट वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, मतलब वर्कर वर्सेस बुर्जुआजीज। प्लूरलिस्ट जो है वो मैंने आपको बताया था रॉबर्ट डाल की थ्योरी, जिसमें हम ग्रुप पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो डाइवर्स ग्रुप्स जो है वो फाइट करते हैं, जो यहाँ के सिटीजन्स है प्लूरलिस्ट सोसाइटी के, तो वो एक साथ एक ग्रुप में मिलके फाइट करते हैं किसके अगेंस्ट, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट ऑन वेरियस ग्राउंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, कलर, क्रीड, इन सब के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके अगेंस्ट ये फाइट करते हैं। मॉडल ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो यहाँ पे जो है लिबरल पर्सपेक्टिव में वेलफेयर स्टेट होता है, लिबर्टेरियन पर्सपेक्टिव में कम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी, कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव में क्लोज नेट कम्युनिटी है, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग वर्कर्स स्टेट है, मॉडल ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, एंड यहाँ पे प्लूरलिस्ट सोसाइटी है। ये तो मार्क्सिस्ट आपको वैसे याद रहेगा कि वर्कर स्टेट होगा, प्लूरलिस्ट है तो प्लूरलिस्ट सोसाइटी होगी, ग्रुप सोसाइटी होगी, ग्रुप बेस्ड सोसाइटी होगी। यहाँ पे याद रखो लिबरल जो है जो सेकेंड में आए थे, ठीक है, सेकेंड फेज ऑफ लिबरलिज्म वो वेलफेयर स्टेट की बात करता है। लिबर्टेरियन कम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी की बात करते हैं जिसमें हमारे रॉबर्ट नॉजिक आते हैं, और कम्युनिटेरियन है तो कम्युनिटी की बात करेंगे, ठीक है, एक साथ मतलब एक टाइट पैक्ड कम्युनिटी जहाँ पे सब एक दूसरे की कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन गोल को फॉलो करते हैं, वो कम्युनिटी। गोल ऑफ सिटीजनशिप, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो गोल ऑफ सिटीजनशिप क्या है, लिबरल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप का गोल होता है वेलफेयर करना। लिबर्टेरियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप जो मिलती है हमें उसका गोल होता है पब्लिक गुड्स, नेसेसरी पब्लिक गुड्स के लिए प्रोविजन बनाना कि लोगों तक वो पब्लिक गुड्स पहुंच सके, क्योंकि यहाँ पे क्या है कम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी है, तो हम कोशिश करते हैं कि पब्लिक गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके और कम्पीट कर सके हम। कम्युनिटेरियन है तो कॉमन गुड, ठीक है। वर्कर्स राइट की बात करेंगे ये मार्क्सिस्ट, और प्लूरलिस्ट बात करेंगे कोएग्जिस्टेंस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अब आपको जब तक ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, जब तक आपको बेस क्लियर नहीं होगा, तब तक आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर से ये सब पढ़ा हुआ नहीं होगा कि ये कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे। मेथड ऑफ गोल अटेनमेंट क्या है, फोर्थ पॉइंट। तो लिबरल जो है वो रैशनल एलोकेशन ऑफ बेनिफिट्स एंड बर्डन्स में मानते हैं, ठीक है, कि ऐसा क्या तरीका है जिससे हम अपना गोल अचीव कर सके। अब गोल मैंने आपको ऊपर समझा दिया कि कौन से पर्सपेक्टिव का क्या गोल है, अब इसको अचीव कैसे करना है। जैसे सिटीजन्स वेलफेयर है, तो सिटीजन वेलफेयर को अब आप कैसे अचीव कर सकते हो कि सबको जो बेनिफिट है और बर्डन है सबको रैशनली एलोकेट करो, कि ये ज़्यादा गरीब है तो इसको ज़्यादा दो, ये अमीर है बहुत पैसा है इसके पास तो इसको थोड़ा सा कम दो, वैसा, ठीक है। तो रैशनल एलोकेशन करो, ठीक है, कि किसको कितना बेनिफिट मिलना चाहिए, कितना बर्डन। सबसे बेस्ट एग्जांपल जिससे हम टैक्स का ले सकते हैं कि अगर गरीब है तो उससे कम टैक्स लो या लो ही मत, ठीक है। मिडिल क्लास है थोड़ा सा टैक्स, और सबसे ज़्यादा टैक्स हम रिच पे लगाते हैं, ठीक है, रिच पर्सनस पे। तो ये होता है बेनिफिट और बर्डन को आप शिफ्ट कर रहे हो, रैशनली एलोकेट कर रहे हो, ठीक है, ताकि ज़्यादा गैप ना जनरेट हो सोसाइटी में। वेयरएज अगर हमें ये वाला गोल फुलफिल करना है नेसेसरी पब्लिक गुड्स का, तो लिबर्टेरियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हमें स्टेट को सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, पेइंग द स्टेट्स फॉर इट्स सर्विसेज। जो स्टेट हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए स्टेट को पे करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि प्रोविजंस बने। देन सिटीजन्स पार्टिसिपेशन कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव में, अगर हमें कॉमन गुड अचीव करना है तो मेथड क्या होगा, सिटीजन जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे सोसाइटी में उतना ज़्यादा कॉमन गुड होगा, उतना ज़्यादा क्लोज दिस कम्युनिटी। तो दे आर ऑल आर इंटर रिलेटेड पॉइंट्स। क्लास स्ट्रगल, यहाँ पे हमें क्लास स्ट्रगल करना पड़ेगा वर्कर्स के राइट्स के लिए, ताकि एक वर्कर स्टेट स्टैब्लिश हो सके। मेथड ऑफ गोल अटेनमेंट, अब यहाँ पे क्या है, सोशल मूवमेंट्स मेथड है जिसके थ्रू हम बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। कहाँ पे, ये कौन सा पॉइंट था, प्लूरलिस्ट, ठीक है। और प्लूरलिस्ट में ही हमारे आते हैं B.S. टर्नर, जो कि जिनकी मैंने बुक बताई कैपिटलिज्म एंड सिटीजनशिप, टर्न अराउंड एंड डिबेट। मैंने आपको एक लाइन याद कराई, टर्न अराउंड एंड डिबेट, यानी कि डिबेट आता है उनकी बुक में, कैपिटलिज्म एंड सिटीजनशिप, डिबेट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पे हमारे आते हैं T.H. मार्शल, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिबरल में T.H. मार्शल है, रॉबर्ट नॉजिक लिबर्टेरियनिज्म में है, हैना एरेंट, माइकल वोल्जो, बेंजामिन बार्बर, ये किस में है, ये हमारे हैं इसमें कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव में, ठीक है। एंथनी गिडन्स है हमारे मार्क्सिस्ट में, ठीक है। तो ये सारे हमें थिंकर्स याद रखने हैं।
देन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं। लिबरल थ्योरी में होल्डर ऑफ राइट्स होता है, इंडिविजुअल का क्या स्टेटस है बेसिकली। तो इंडिविजुअल लिबरल थ्योरी में राइट्स ऑफ होल्डर ऑफ राइट्स होता है, ठीक है, जिसके पास राइट्स होते हैं। लिबर्टेरियन में भी सेम। मार्क्सिस्ट में वो एक मेंबर ऑफ क्लास होता है, कौन, इंडिविजुअल। कम्युनिटेरियन में वो कम्युनिटी का पार्ट होता है, ऐसे ये तो आपको इजीली आइडेंटिफाई भी हो रहा है। और फेमिनिस्ट थ्योरी में जेंडर पे वैरी करता है इंडिविजुअल का स्टेटस। मेल है तो ज़्यादा अच्छा स्टेटस होगा, फीमेल है तो कम स्टेटस होगा एज ए इंडिविजुअल, ऐसा करके। देन नेचर ऑफ कम्युनिटी। तो नेचर ऑफ कम्युनिटी क्या होता है इन सब में। तो लिबरल में जो नेचर है वो कैसा होगा, एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल, बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलके आपस में एग्रीगेट करेंगे, मिलके मतलब ग्रुप टाइप्स बनाएंगे, ठीक है। अब जो सेम इंटरेस्ट वाले ग्रुप है, मतलब सेम इंटरेस्ट वाले लोग एक साथ एग्रीगेट करेंगे, ओके। लिबर्टेरियन में क्या होगा, एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल सेम, ठीक है। मार्क्सिस्ट थ्योरी में क्या है, नेचर डिवाइडेड इनटू डोमिनेंट एंड डिपेंडेंट क्लास, वेरी इजी। कम्युनिटेरियन में सोर्सेज ऑफ ऑल सोशल लाइफ, ठीक है। क्या है, कम्युनिटी जो है क्या है, इसमें नेचर ऑफ कम्युनिटी है कम्युनिटेरियन में कि उस कम्युनिटी ही सारे सोशल लाइफ का सोर्स है। देन फेमिनिस्ट थ्योरी कहती है कि कम्युनिटी का नेचर कैसा होता है, फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग मेल डोमिनेशन होता है। कम्युनिटी में क्या होता है, मेल डोमिनेशन। स्टेटस ऑफ अथॉरिटी क्या है, स्टेटस ऑफ अथॉरिटी मतलब यहाँ पे जो अथॉरिटी होगी लिबरल थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो अथॉरिटी किसके पास होगी, जैसे स्टेट के पास, ठीक है। तो स्टेट जो है वो इंडिविजुअल के नीचे होगा अकॉर्डिंग टू लिबरल थ्योरी, ठीक है। सब्सिडियंट टू इंडिविजुअल, तो अथॉरिटी किसके नीचे है, इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल इज प्राइम कंसर्न ऑब्वियसली। देन लिबर्टेरियन के अकॉर्डिंग जो अथॉरिटी है वो एक प्राइवेट सर्विस एजेंसी की तरह काम करेगी। अथॉरिटी यहाँ पे कोई भी हो सकती है, स्टेट है, गवर्नमेंट है, कुछ भी। मार्क्सिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी मार्क्सिस्ट में कौन थे, कैपिटलिस्ट। तो कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। कम्युनिटेरियन में अथॉरिटी कौन है, तो कम्युनिटेरियन में जो भी अथॉरिटी होगी, हमारी कम्युनिटी को ही अथॉरिटी दी जाती है, उसमें भी स्टेट को माइट भी, तो उसमें कम्युनिटेरियन अथॉरिटी में कॉमन गुड का इंस्ट्रूमेंट है कौन, अथॉरिटी जो है कॉमन गुड के लिए काम करेगी, कोई भी अथॉरिटी हो। और फेमिनिस्ट थ्योरी में जो अथॉरिटी है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेल डोमिनेशन है। क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेल डोमिनेशन, ये हो गया। देन ऑब्जेक्ट ऑफ कमिटमेंट। ऑब्जेक्ट ऑफ कमिटमेंट देखें तो यहाँ पे लोग सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, लिबर्टेरियन में भी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें, और यहाँ पे क्लास इंटरेस्ट के लिए होते हैं, यहाँ पे कॉमन गुड के लिए, और यहाँ पे वुमेन्स राइट एंड इंटरेस्ट, इजी है। स्टेटस ऑफ राइट्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन राइट्स का स्टेटस होता है वो लिबरल थ्योरी और लिबर्टेरियन थ्योरी में होता है। मार्क्सिस्ट थ्योरी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास इंटरेस्ट, तो यहाँ पे क्या है, राइट्स का कि क्लास इंटरेस्ट के लिए हम काम करते हैं। राइट्स क्योंकि हमने याद किया ना अभी पीछे सिटीजनशिप में कि वो अपने राइट्स के लिए डिमांड कर रहे होते हैं, तो अपनी क्लास इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, मतलब वर्कर्स के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए हम राइट्स का यूज़ करते हैं कि हमारे भी कुछ राइट्स हैं, हमें भी एज अ वर्कर रिकॉग्नाइज किया जाए। फिर हम कॉमन राइट्स का स्टेटस अगर कम्युनिटेरियन थ्योरी में देखें तो मर्ज्ड इन द कॉमन इंटरेस्ट। सिर्फ मेरी आवाज़ पे फोकस करो, जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेजिस्टिंग मेल डोमिनेशन, यहाँ पे फेमिनिस्ट थ्योरी सबको पता ही ईजी है। मेल डोमिनेशन को रेजिस्ट करने के लिए हमें राइट्स की जरूरत होती है। बस अब थिंकर्स याद कर लेते हैं। जॉन लॉक है लिबरल थ्योरी में, ये मैंने आपको लैब की स्टोरी से याद कराया था। लिबर्टेरियन की स्टोरी में मैंने आपको नॉजिक, मिल्टन फ्राइडमैन याद कराए थे, ठीक है। और कार्ल मार्क्स और लेनिन मार्क्सिस्ट तो है ही, आपको सबको पता है। अलेक्जेंडर मैकक्लेंटायर, इनकी मैंने आपको टायर की स्टोरी से एक बुक भी याद कराई थी, अगर आपको याद हो तो कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव से वो बिलोंग करती हैं। देन शुलामित फायरस्टोन एंड शीला रोबोथॉम, ये दोनों आए हमारे फेमिनिस्ट थ्योरी के थिंकर्स जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। यहाँ पे हम एचआर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। फिर बात करते हैं अथॉरिटी, लिबर्टी और लाइसेंस का आपस में क्या रिलेशन है। ये भी एक डायग्राम है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओपिकाबा में दिया हुआ था। और यहाँ से बहुत बार, एक दो बार मैंने क्वेश्चन भी देखा है कि लिबर्टी और लाइसेंस जैसा कुछ कोड था, वो शायद FAI समथिंग का था, एक बार आप चेक कर लेना। पर यहाँ से क्वेश्चन आता है जैसे कि अथॉरिटी, लिबर्टी और लाइसेंस। तो अगर लिबर्टी डिमांड्स ड्यू रिस्ट्रिक्शंस ऑन अथॉरिटी, तो जिसके पास लिबर्टी है तो वो क्या चाहेगा कि अथॉरिटी पे रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी जो है हम पे किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, इवन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होने दे रहा, ठीक है, या हमें घर से बाहर नहीं निकल रहे दे रहे, या अपने गोल्स जो हम अचीव करना चाहते हैं पर्टिकुलर फील्ड में वो हमें उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे हिसाब से काम करो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो
लिबर्टी क्या डिमांड करता है? लिबर्टी ये डिमांड करता है, वो कोई पर्सन नहीं है, आपको भी पता है, लेकिन आप उसको अगर एज अ पर्सन मान के चलो, लिबर्टी मतलब किसकी लिबर्टी? हमारी लिबर्टी। तो हम क्या डिमांड करेंगे अथॉरिटी से कि हम पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो वो ड्यू रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। ड्यू मतलब माउंटेन ड्यू की बात नहीं कर रहे हो, ड्यू मतलब वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो जस्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे आपको रिस्ट्रिक्शन है आपकी लिबर्टी पे कि आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते, तो ये ड्यू रिस्ट्रिक्शन है कि ऑब्वियसली ये जस्टिफाइड है, ये लीगल है, ठीक है, ये रीजनेबल है, ये रैशनल डिसीजन है कि रैशनल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, कि अपनी खुशी के लिए आप दूसरों की लिबर्टी नहीं छीन सकते, तो वो ड्यू रिस्ट्रिक्शन हो गया। और अनड्यू एक्सपेंशन क्या है? अगर लिबर्टी को हद से ज़्यादा आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका जो मन कर रहा है आप वो कर रहे हो, रॉबरी कर रहे हो, मर्डर कर रहे हो, मतलब कुछ भी जो भी आपका मन कर रहा है, रेप वगैरह, करप्शन, सब कुछ कर रहे हो, तो अगर आप लिबर्टी को हद से ज़्यादा एक्सरसाइज करो तो वो क्या बन जाती है? लाइसेंस। अब ऐसा ही इसमें से एक कोट है, वो बताना किसका कोट है, ठीक है, अगर आपको याद आए। वो कोट याद नहीं आ रहा मुझे बेसिकली, नहीं तो मैं आपको बता देती। यहाँ पे एल टी हॉबहाउस की एक बुक है, एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, ये याद रख लेना, एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस। तो हॉबहाउस ने अपना एक घर बनाया था, और उसने घर बनाया बहुत जद्दोजहद करके, उसको पहले कोर्ट के पास जाकर सोशल जस्टिस की डिमांड करनी पड़ी। उसका जो घर था ना, वो किसी ने मतलब हत्या लिया था इलीगली, ठीक है, तब उसको सोशल जस्टिस चाहिए था उस घर को वापस लेने के लिए। तो मैं आपको एक हाउस की स्टोरी याद करा रही हूँ बेसिकली, और आपको वहाँ आपने घर बनाया किसके लिए? सोशल जस्टिस को पाने के लिए। आपको मतलब आपको उस घर को चाहिए था, आपको सॉरी आपको वो घर चाहिए था, तो आपने सोशल जस्टिस के थ्रू उसको वापस ले लिया जिसने भी आपसे वो इलीगली लिया था। तो एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस, अनचार्टर्ड फ्रीडम ऑफ वन वुड बी द कंडीशनल सर्विट्यूड ऑफ ऑल। अगर अनचार्टर्ड मतलब वही वाला जो लाइसेंस वाला है कि अगर आपको किसी एक की फ्रीडम बिना किसी रिस्ट्रिक्शन पे बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के उसको फ्रीडम अगर मिल जाए, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे? बाकी सब पे एक कंडीशनल सर्विट्यूड लग जाएगा, मतलब एक तरीके से वो उसकी सर्विस में हो जाएंगे। अगर एक पर्सन को उसकी मनचाही फ्रीडम मिल जाए तो बाकी सबको उसके अंडर रख के काम करना पड़ेगा। एंड कन्वर्सली अ फ्रीडम टू बी इंजॉयड बाय ऑल मस्ट इम्पोज सम रिस्ट्रिक्शन अपॉन ऑल। तो इसलिए ताकि सारे लोग फ्रीडम इंजॉय कर सके, ये भी, तो हम पे कुछ एक रेगुलर रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेगी ताकि वो फ्रीडम जो है बैलेंस आउट हो सके। एक को बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल जाएगी तो बाकी सबकी फ्रीडम सफ़र करेगी। बेसिकली एल टी हॉबहाउस ये कहना चाहते थे। और अंडर्स वाकर का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ, कहीं नोट डाउन कर लो, याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आई डोंट नो हाउ। बार्कर का है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। अब अंडर्स वाकर की जितनी भी बुक है ना, वो मैंने बहुत क्रोनोलॉजी में याद कराई है, और मतलब मैं आपको याद कराऊंगी, अभी तक कराई नहीं है, एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी 1-2 मिनट का, या अगर शॉर्ट्स में डाल दूंगी तो वो आप देख लेना, ठीक है। जब भी चैनल पे बस सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन आता रहेगा और देख लेना। देन डिस्टिंक्शन बिटवीन एलीट एंड सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव। तो एलीट पर्सपेक्टिव और सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव में क्या डिफरेंस है? तो पहले तो हम डिवीजन ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं। तो एलीट थ्योरी में एलीट और मासेस के बीच में डिस्टिंक्शन होता है। मैंने आपको एलीट थ्योरी बताई थी जब मैंने पावर का कंसेप्ट याद कराया था। सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव में क्या होता है? एक तरफ रूलिंग क्लास होती है जो कि डोमिनेंट क्लास होती है, और एक तरफ सबऑल्टर्न ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो जिन पे डोमिनेंस हो रहा है बेसिकली। तो रीजन ऑफ डिवीजन क्या होता है? तो एलीट में रीजन ऑफ डिवीजन ये होता है कि कंपिटेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी ऑफ द एलीट एंड लैक ऑफ दिस क्वालिटी इन मासेस। तो क्योंकि एलीट जो है ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, जैसे मॉस्का पैरेटो का हमने पढ़ा भी था, ठीक है, तो कि वो इंटेलिजेंट है, उनमें टैलेंट है वगैरह वगैरह, इसलिए वो एलीट है। वेयर एज जो मासेस है उनमें ये सब क्वालिटीज़ नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी वगैरह नहीं है, इसलिए वो मासेस है, ठीक है। इसलिए उनको वो मासेस जो है वो विलिंगली अपनी मर्जी से वो चाहते हैं कि एलीट हम पे रूल करें, ये एलीट थ्योरी कहती है। वेयर एज जो सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव है वो ये कहता है कि डोमिनेंट क्लास की हेजेमनी होती है, और वो हेजेमनी क्यों होती है? क्योंकि उसमें वो आइडियोलॉजिकली भी पावरफुल होते हैं, वो अपनी आइडियोलॉजी को इतने अच्छे से थोप देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी भी वो आइडियोलॉजी का पार्ट बन गया। उनके पास इकोनॉमिक पावर भी होती है, लेकिन और जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, जो सबऑल्टर्न्स हैं, उनके पास ये पावर की कमी होती है, वो इकोनॉमिकली भी इतने अच्छे नहीं होते, प्लस वो उनके पास कोई इतनी खास इतनी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी नहीं होती कि वो दूसरों को अपनी बातों में फंसा सके और रूल कर सके। तो ये होता है।
बाकी हम बात करें नेचर ऑफ डिवीजन की, तो नेचर ऑफ डिवीजन जो है एलिट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग नेचुरल है और फंक्शनल है। मतलब ये जो नेचर है ना एलिट वर्सेस मासेस, ये नेचुरल है अकॉर्डिंग टू एलिट। एलिट थ्योरी मैंने आपको ये सब सारे पॉइंट्स बता रखे हैं, इसलिए यहाँ पे इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रही। और फंक्शनल कैसे है वो भी मैंने बताया था। सबऑल्टर्न जो है वो आर्टिफिशियल है, मतलब वो रूलिंग क्लास यानी कि डोमिनेंट क्लास ने खुद जनरेट किया है, ठीक है। और जो एक्सप्लॉयटेटिव है, ऑब्वियसली एक तरफ डोमिनेंट क्लास है, एक तरफ जो दूसरी क्लास है सबऑल्टर्न, इनको डोमिनेट किया जा रहा है, तो एक्सप्लॉयटेटिव होगा, राइट। आउटकम क्या होगा, आउटकम में एलिट जो है की रोल प्ले करेंगे और जो दे डायरेक्ट एंड मासेस सिंपली फॉलो, ठीक है। तो दे कौन, यहाँ पे एलिट्स जो है डायरेक्शंस देंगे, रूल करेंगे और मासेस उनको सिंपली फॉलो करेंगी। और मासेस ने खुद ही अपनी कंसेंट के साथ इनको रूल करने के लिए मतलब कंसेंट दिया है बेसिकली। और यहाँ पे सबऑल्टर्न जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव में। सबऑल्टर्न ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे एलीट बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, लेकिन यहाँ पे सबऑल्टर्न ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ द डोमिनेंट क्लास। तो अगर आपको लग रहा होगा कि डोमिनेंट क्लास के पास आइडियोलॉजिकल इकोनॉमिक पावर है तो उनका इंपॉर्टेंट रोल है, बट नहीं, यहाँ पे सबऑल्टर्न ग्रुप्स का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ, वेदर द डिसीजन इज ऑल्टरेबल, तो क्या ये डिसीजन ऑल्टरेबल है, तो नो। Masses cannot be equated with elites at any stage. You are right. Yes. These people are right according to elite theory. I believe in that कि चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि एक बात बताओ, सारे मासेस एलिट्स बन जाएंगे तो फिर रूल करेंगे किस पे? अब सारे हम सब भी आज के टाइम पे सरकार में चले जाए तो हम रूल किस पे करेंगे? खाली मतलब पेड़ पत्तों पे नहीं ना। तो किसी भी स्टेज पे एलिट्स तो को हम मासेस से इक्वल नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि हम मासेस जो है, कुछ मासेस जो जिनमें कैपेबिलिटी है वो एलिट बन सकते हैं अपने कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग बाद में। यहाँ पे आता है कि यस, सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव में डिवीजन जो है ऑल्टरेबल है। डिस्टिंक्शन बिटवीन डोमिनेंट एंड सबऑल्टर्न ग्रुप्स कैन बी ऑब्लिगेटेड थ्रू रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे सबऑल्टर्न ग्रुप्स क्या है, वो एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव एक तरीके से रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे एलिट थ्योरी के थिंकर पेरेटो, मॉस्का, रॉबर्ट मिशेल्स है। यहाँ पे सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव एंटोनियो ग्राम्स्की का है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना इस बंदे को, ग्राम्स्की का सबऑल्टर्न ग्रुप। यह बात करते हैं कॉमन गुड एंड पब्लिक इंटरेस्ट, comparative perspective on justice, common good and public interest। अब आपने ये की टर्म्स बहुत बार सुनोगे, जस्टिस, कॉमन गुड और पब्लिक इंटरेस्ट, पर क्या आपको इन तीनों के बीच का डिफरेंस पता है? ठीक है, आपको लगता होगा कि यार हाँ, जो कॉमन गुड है वही तो हमारे लिए बाद में चल के जस्टिस बनेगा, और कॉमन गुड का मतलब भी यही है कि हाँ पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना। पर इसमें डिफरेंस क्या है? पेपर के लिए नॉट सो इम्पॉर्टेंट, यू कैन स्किप, पर मेरा फर्ज है मैं आपको ओपिगाबा के सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊं तो हम समझते हैं। जस्टिस क्या होता है? एक हाईएस्ट आइडियल है जिसमें लेजिटिमेसी होती है, अरेंजमेंट है, पॉलिसी और डिसीजन है। कॉमन गुड, ठीक है, हाईएस्ट आइडियल मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, तीनों में से सबसे अगर मैं एक इसको प्रायोरिटी दूं तो हम जस्टिस को प्रायोरिटी देंगे, वो आपको भी पता है, ठीक है, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्टेटस होता है, क्योंकि उसमें लेजिटिमेसी होती है टू एक्शन। ठीक है, अब किसी से जस्टिस प्रोवाइड करोगे तो आपको कोई लीगल अथॉरिटी ही प्रोवाइड करेगी ना जस्टिस, अगर आप लेने चाहते हो तो। अरेंजमेंट होता है, एक पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग होती है। कॉमन गुड क्या होता है कि ऐसा आइडियल यूजुअली इन्वोक्ड, ये एक ही वर्ड है, इन्वोक्ड टू परसुएड द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस ऑन अ मैटर ऑफ कॉमन कंसर्न। तो एक कोई कॉमन कंसर्न का मैटर है, जैसे एक कोई मैटर हो गया, ठीक है, किसी लड़की का रेप हो गया, अब ये मैटर है किसका? कॉमन कंसर्न का, सब चाहते हैं कि उसको, जो बेचारी को जस्टिस मिले, ठीक है। तो जब हम कम्युनिटी के मेंबर्स को एक साथ लेकर आते हैं कि देखो ये मैटर है और हमें इस पे काम करना है, और जितने भी जो डिफरेंसेस चल रहे हैं सोसाइटी में इस चीज़ को लेकर, उसको वो सब एक साथ मिलकर रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? कॉमन गुड के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो, फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो इन्वायरमेंट का, या डिफॉरेस्टेशन जो अगर हो रहा है, ठीक है, तो आप सब एक पॉइंट में, एक मुद्दे पे आओगे और सबको एग्री कराओगे कि भाई डिफॉरेस्टेशन मत करो। पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना डिफरेंट है और कॉमन गुड के लिए काम करना डिफरेंट है। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करने का मतलब है जब आप किसी पब्लिक डिसीजन को जस्टिफाई कर रहे हो, कोई डिसीजन लिया गया, यहाँ पे स्टेट ने कोई डिसीजन लिया और आपने उसको जस्टिफाई किया, ठीक है, या फिर स्टेट ने कोई डिसीजन लिया, तो मतलब स्टेट जो है पब्लिक डिसीजन ले रही है, पब्लिक के हित में डिसीजन ले रही है, इसका मतलब वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही है। ये दैट गोज बोथ वे, फॉर अस ऑल्सो एंड फॉर स्टेट ऑल्सो, पब्लिक इंटरेस्ट। वायस जो कॉमन गुड है वो ज़्यादातर कम्युनिटी फॉलो करती है। स्कोप में बात करें, सेटलमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्लेम्स एंड एलोकेशन ऑफ बेनिफिट्स एंड बर्डन्स अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। बेनिफिट्स और बर्डन्स हम कैसे एलोकेट करते हैं, मैंने आपको टैक्स का एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले, वो क्या है? जस्टिस है। फिर
एलोकेशन करना, रैशनल एलोकेशन करना, इंडिविजुअल को सेटलमेंट कराना, ये सब जस्टिस का स्कोप है। कॉमन गुड का स्कोप है कि हमें डिस्कवरिंग द पॉइंट्स ऑन विच द गुड्स ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी वुड कन्वर्स, कि ऐसे कौन से एक मुद्दे पे हम आए, एक कॉमन पॉइंट पे आना, मतलब बेसिकली कॉमन गुड का मतलब है कॉमन मुद्दे पे आना जहाँ पे सब एग्री कर सके। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब है अराइविंग एट अ पब्लिक डिसीजन विच टेक केयर ऑफ लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल थ्रू सम सेक्शंस में हैव शेयर एन एक्स्ट्रा बर्डन। अब यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे अगर 100% पॉपुलेशन है, कोई ऐसा डिसीजन लिया गया है जिसकी वजह से 80% पॉपुलेशन को फायदा हो रहा है, लेकिन 20% पॉपुलेशन को उससे नुकसान होगा या फिर कोई फायदा नहीं होगा, तो उस केस में हम बात कर रहे हैं कि हम पब्लिक इंटरेस्ट कर रहे हैं। कॉमन गुड है तो पूरा का पूरा ही आएगा, एक हम किसको कॉमन पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन को देखा जाता है, और अगर कोई कुछ सेक्शन एक्स्ट्रा बर्डन भी हो उन पे, या उनको कोई नुकसान भी हो रहा हो, तब भी उनको उसके लिए कोई वो नहीं होता, रिग्रेट। ठीक है, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट। स्पेयर ऑफ एप्लीकेशन का है, कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं जस्टिस को, तो जस्टिस को तो हम यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल हो या इंटरनेशनल लेवल हो। कॉमन गुड कम्युनिटी लेवल तक सीमित होता है, और जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो भी यूनिवर्सल होता है, सेम जस्टिस की तरह नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हम पब्लिक इंटरेस्ट का जो डिसीजन मेकिंग है उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है, जस्टिस का क्राइटेरिया है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट डिबेट, बहुत ज़्यादा डिबेट वगैरह करके फिर हम जस्टिस पे पहुंचते हैं। यहाँ पे भी डिबेट, कांस्टेंट डिबेट, और यहाँ पे यूजुअली डिटरमाइंड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो पब्लिक इंटरेस्ट को के लिए काम कौन करता है, बेसिकली सरकार करती है, कोई ऐसी अथॉरिटी जिसको हमने पावर दे रखी हो। हु आर अफेक्टेड, तो अफेक्ट कौन होता है, जस्टिस में हर कोई अफेक्ट होता है, वेदर इंडिविजुअल, एसोसिएशन और नेशन। ठीक है, पूरे नेशन के लिए भी हम जस्टिस सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कुछ ऐसा होता है तो कॉमन गुड के पर्पस में तो कम्युनिटी और मेंबर्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर हम बात करें तीसरे सिनारियो की, पब्लिक इंटरेस्ट की, तो पीपल ऑफ अ नेशन और डिफरेंट नेशंस भी इससे अफेक्ट होते हैं। हु आर कंसर्न विद द इशू, तो यहाँ पे कौन कौन जस्टिस के लिए कौन फाइट बैक करता है, तो फिलोसफर, ज्यूरिस्ट और सोशल रिफॉर्मर्स। यहाँ पे कॉमन गुड के लिए कम्युनिटी में कौन आते हैं, कम्युनिटी में हमारे जैसे बहुत सारे फिलोसफर होंगे। जब आपको कोई ज्ञान भी देता है आज के टाइम पे, तब बोलते हो ना ज़्यादा फिलोसफर बन रहा है, तो वही सारे जितने भी फिलोसफर, ज्ञान मिलने वाले लोग, वो सारे आएंगे कॉमन गुड के लिए, एक साथ आते हैं वो। ठीक है, और जो हमारा लास्ट है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो हमारे आते हैं स्टेट वाले ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेटर, लॉयर्स, पॉलिसी मेकर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये सारे आपको पता चल गया अब कौन किसके लिए लड़ता है, जस्टिस के लिए कौन लड़ता है, कॉमन गुड के लिए कौन लड़ता है, और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए क्या होता है। पहली बार आपको क्लियरिटी मिली होगी। अब बात करते हैं कॉमन गुड के ऊपर क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, तो वही लिबरल पर्सपेक्टिव। अब नो आपको एक जैसे बहुत सारे पर्सपेक्टिव दिख गए और बोरिंग होगा, बट ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ऑब्जेक्ट ऑफ कमिटमेंट क्या है, इंडिविजुअल के गुड के लिए काम करते हैं। कॉमन गुड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिबरल जो पर्सपेक्टिव है वो इंडिविजुअल गुड के लिए काम करते हैं, कम्युनिटेरियन कम्युनिटी के लिए, मैक्सियन एक क्लास, कौन सी यहाँ पे क्लास, वर्कर क्लास, और यहाँ पे गांधीयन पर्सपेक्टिव भी जो गांधी जी है वो भी कम्युनिटी गुड के लिए बात कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉमन गुड, एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल गुड्स। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल गुड्स का एग्रीगेट यही आपको मैंने बता दिया था। कम्युनिटेरियन में सोर्स ऑफ एवरीबॉडीज गुड्स, सबके बारे में सोचा जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी सबके बारे में गांधी है ना। मार्क्सिस्ट में तो क्लास डिवाइडेड सोसाइटी होती है, वर्कर्स के बारे में, वर्कर्स के कॉमन गुड के बारे में सोचा जाता है। कन्फ्लिक्ट की बात करें तो ज़्यादा डीप कन्फ्लिक्ट नहीं होता। ठीक है, डिस्कशन वगैरह करके हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव में कन्फ्लिक्ट होता ही नहीं है। ये मैंने आपको ऑलरेडी चीज़ें बताई थी जब मैंने आपको ये सारे पर्सपेक्टिव्स कराए थे, तो वो क्लास देखना बिल्कुल मत भूलना, ट्रेडिशनल अप्रोचेस की क्लास है वो। ठीक है, देन कन्फ्लिक्ट होता है यहाँ पे किसके बीच में, एंटागोनिस्टिक क्लासेस के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, और उसको कभी भी रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पे रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है। मार्क्सिस्ट। गांधीयन बोलते हैं वही कम्युनिटेरियन, मतलब कम्युनिटेरियन और गांधीयन को आप एक साथ लेकर चल सकते हो। ठीक है, सेम पर्सपेक्टिव गांधी जी ने दिया था, तो कि कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता, आपको बस अहिंसा का रास्ता अपनाना है कॉमन गुड को, और कॉमन गुड से आप कन्फ्लिक्ट को एलिमिनेट कर सकते हो। नेचर ऑफ गुड, यहाँ पे मटेरियल, और यहाँ पे स्पिरिचुअल। ठीक है, ग्राउंड्स ऑफ क्रिटिसिज्म, क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है, कॉन्फॉर्मिटी टू मार्केट सोसाइटी मॉडल में डिस्ट्रॉय क्रिएटिव फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो अब बहुत ज़्यादा मार्केट सोसाइटी मॉडल पे रिलाई करता है कौन, लिबरल व्यू। तो इसलिए क्या होता है, इंडिविजुअल की जो क्रिएटिव फ्रीडम है वो कितना क्रिएटिव हो सकता है, वो अपने पोटेंशियल को कभी भी फुल्ली अचीव नहीं कर पाएगा अगर वो मार्केट सोसाइटी मॉडल में काम करेगा। इसलिए वो हमेशा प्रॉफिट वगैरह के बारे में देखेगा। नो मशीनरी टू इंश्योर इंडिविजुअल कमिटमेंट टू कम्युनिटी,
एक और जो कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव है, यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा एक पर्टिकुलर रास्ता नहीं है या मेथड नहीं है जिसके थ्रू हम किसी कम्युनिटी को कमिट कर सके कि भाई ये सारे आ जाओ एक कॉमन गोल पे और बात करते हैं। तो ऐसा कोई मेथड, पर्टिकुलर मेथड नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्लासलेस सोसाइटी का क्रिटिसिज्म किया गया था मार्क्सिस्ट के लिए, जो कि मार्क्सिस्ट जो सोचते हैं ना कि क्लासलेस सोसाइटी आ जाएगा, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अनरियलाइजेबल है। और जो गांधीयन क्रिटिसिज्म किया जाता है गांधी जी का, वो ये बोलते हैं कि ये तो सिर्फ मोरल परसुएशन की बात कर रहा है, अहिंसा के रास्ता अपनाओ, एक गाल आगे कर दो दूसरा थप्पड़ मारे वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, झूठ मत बोलो और ऐसा वगैरह चीज़ें। तो ये मोरली ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल वैलिड नहीं है, ठीक है। बात करते हैं रूसो के फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की, ठीक है। ये रूसो का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उससे रिलेटेड ये है। तो आपको पता है रूसो ने कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल इनइक्वालिटी की भी बात की थी, और उसके अलावा उन्होंने कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन प्लस अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी दिया था। कन्वेंशनल यानी कि जो पुराना ट्रेडिशनल हो गया, और अनकन्वेंशनल जो अभी के टाइम पे चल रहा है। तो उसमें उन्होंने दो चीज़ों में बांटा था। तो पहले हम कन्वेंशनल समझते हैं। कन्वेंशनल में से एक सिटीजन इनिशिएटेड पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, जिसमें सिटीजन्स खुद पार्टिसिपेट करते हैं, जो सिटीजन ने शुरू करा कि हमें कैसे पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करना है। एक गवर्नमेंट कैसे पार्टिसिपेट करती है, वो मतलब पुराने तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है, सिटीजन इनिशिएटेड कॉन्टेक्स्ट होते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटेड में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है इलेक्शंस को। यहाँ पे इंटरेस्ट ग्रुप एक्टिविटी होती है, सरकार की तरफ से पब्लिक हियरिंग्स होती हैं। यहाँ पे जो सिटीजन्स है वो पॉलिटिकल कैंपेनिंग करते हैं, और यहाँ पे एडवाइजरी काउंसिल फॉर्म करती है सरकार। एज अ सिटीजन जो है वो हम पब्लिक ऑफिस रन करते हैं, और गवर्नमेंट इनिशिएट क्या करते हैं, रेफरेंडम के थ्रू वो पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कराती है, ठीक है। यहाँ पे भी इनिशिएटिव और रिकॉल जैसे प्रोसीजर फॉलो होते हैं। और फिर बात करते हैं अनकन्वेंशनल की। तो अनकन्वेंशनल में यहाँ पे सिटीजन है, जो मतलब आज के टाइम पे अगर हम देखें, पुराने के टाइम पे ऐसा होता था, अब जो है सिटीजन्स कैसे पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिकली प्रोटेस्ट के थ्रू, सिविल डिसोबीडियंस करके, पॉलिटिकल वायलेंस करके। और गवर्नमेंट कैसे मोबिलाइज करती है इन सब चीज़ों को, तो नेशनल फेस्टिवल्स हो गए, पब्लिक डे, परेड, क्लीनलीनेस ड्राइव, ऐसे कॉम्पिटिशन, डिबेट, फॉर्मिंग ह्यूमन चेंज, ठीक है, लिटरेसी रेडिकेशन मूवमेंट, देन कम्युनिटी डेवलपमेंट जो होते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें करके गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है अनकन्वेंशनल तरीके से। और यहाँ पे एक आपको कोट है, कभी अगर पेपर में आ भी सकता है, हैरी इमर्सन फॉस्टिक का कोट है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड अपॉन द कन्विक्शन दैट देयर आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉसिबिलिटीज इन ऑर्डिनरी पीपल। तो डेमोक्रेसी एक आपका चैप्टर है, ये डेमोक्रेसी से रिलेटेड ही टेबल था, ठीक है। पर डेमोक्रेसी मतलब आपका एक चैप्टर नहीं है, सॉरी, यूनिट 1 में एक सब पॉइंट है, सब कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी, वो भी हमें पढ़ना होता है। देन यहाँ पे आता है मार्क्सिस्ट थ्योरी वर्सेस एलीट थ्योरी क्या है। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी में नेचर ऑफ डोमिनेशन, रूलिंग क्लास, एलीट थ्योरी में ये। तो मैंने आपको ऑलरेडी मार्क्सिस्ट थ्योरी, एलीटिस्ट थ्योरी बहुत बारी पढ़ा दिया है, सेम चीज़ें लिखी हुई हैं घुमा फिरा के। तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो हमें आ जाएगा टेबल समझ। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं आपको ये पूरा PDF ना टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना। अभी देखते हैं यहाँ पे डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में कौन कौन से थिंकर्स है जो हमें याद रखने हैं। तो माइकल वॉल्जर, जिसकी बुक है स्पेयर्स ऑफ जस्टिस, बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जे कोहेन एंड जे रॉजर की बुक है ऑन डेमोक्रेसी टुवर्ड्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। जब आप रॉजर सुनते हो, जैसे आर्मी वाले रॉजर सर बोलते हैं ना, तो मान लो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मर आ गया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर आपने देखा होगा बड़ा सा ऐसे, तो ट्रांसफॉर्मर आ गया और आप कर रहे हो रॉजर सर, और ऐसे करके आ रहे हो, तो ऐसे आप याद रख लो कि कोहेन और रॉजर ने मिलके, प्लस ट्रांसफॉर्मर के साथ एक हैन आ रही है, इस मतलब इमेजिनरी, बहुत फनी है बट ठीक है। तो टुवर्ड्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, और ये सारा अमेरिका में चल रहा है, आपको पता ही है। तो रॉजर, ट्रांसफॉर्मर आ गया, हैन भी आ रहा है साथ में, एंड दैट्स फन, ठीक है। देन बर्नार्ड मैनन ऑन लेजिटिमेसी एंड पॉलिटिकल डेलिब्रेशन, पॉलिटिकल थ्योरी, ये बर्नार्ड मैनन की बुक है, ठीक है, ऑन लेजिटिमेसी एंड पॉलिटिकल डेलिब्रेशन, पॉलिटिकल थ्योरी। अब इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। ऐसे हुर्ले का है नेचुरल रीजन्स, पर्सनालिटी एंड पॉलिटी, ठीक है। तो हुर्ले तो मेरे को ऐसे हुर्रे जैसा साउंड कर रहा है, जैसे हम बहुत खुश हो जाते हैं, तो आप बहुत किसी नेचुरल रीजन्स की वजह से बहुत खुश हो, आपकी पर्सनालिटी में कुछ बदलाव आया है बेसिकली, और आप किसी बहुत अच्छे नेचुरल रीजन्स की वजह से बहुत खुश हो और आप बोल रहे हो हुर्रे ऐसे करके। देन जे.एस. फिशकिन है डेमोक्रेसी एंड डेलिब्रेशन। तो एक आपको फिश मिली और आप उस फिश के साथ डेलिब्रेशन, डिबेट, डिस्कशन करने लग गए कि नहीं तुम ऐसे क्यों हो, ये हो, तो मतलब दो फिश आपस में बात कर रही हैं, ठीक है। अब दो फिश में से ज़्यादा डेमोक्रेटिक कौन है वो हमें पता लगाना है। तो जे.एस. फिशकिन, डेमोक्रेसी एंड डेलिब्रेशन।
देन नेचर ऑफ डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है? डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी यानी कि जब पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव टू बी कॉन्स्टेंटली अकाउंटेबल टू देम, तो लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव हमने जो इलेक्ट करके भेजे हैं पार्लियामेंट में लोगों को, ठीक है, जो हमारी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट को, तो वो हमारे लिए अकाउंटेबल हों, ठीक है। रिपोर्ट एंड जस्टिफाई द डिसीजन एक्शंस रेगुलरली, और हमारी तरफ अकाउंटेबल होने का मतलब वो हमारे अपने डिसीजंस को, अपने एक्शंस को वो जस्टिफाई करें, ठीक है। तो और डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में यही होता है कि पॉपुलर विल को रिफ्लेक्ट किया जाता है। पॉपुलर विल यानी कि जो सबका मत है उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया जाए, और जो आउटकम है ऑफ पीपल्स एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल फ्रीडम, और जो आउटकम निकलेगा इस डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग से, उसमें लोगों की पर्सनल फ्रीडम को ध्यान में रखा जाए। देन यहाँ पे आउटलाइन ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, तो ये भी आपने मार्क्सिस्ट बुक में पढ़ा था, पर यहाँ पे किसका व्यू है, एक सेकेंड, लेट मी सी। तो ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में हम मार्क्सिस्ट व्यू से ही रिलेटेड है, हमने पढ़ लिया था, फिर भी एक बार ही देख लेते हैं। बेस है, यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, रिलीजन, मोरल, आर्ट, कल्चर, ये सारे सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे ये नहीं देखते। बेस में हम अलग अलग चीजें आती हैं, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे कुछ न्यू पॉइंट्स हैं जो आपको बाकी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में नहीं मिले थे, ठीक है। एंड यहाँ पे रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लेबर पावर, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में सोशल फॉर्मेशन एंड कंटेंडिंग क्लास। तो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है, जैसे टूल्स और इक्विपमेंट कि जिसके थ्रू हमने प्रोडक्शन की। लेबर पावर हमारे पास पता है, हमारे पास ह्यूमन नॉलेज, हमारी स्किल्स, ये सब हमारी लेबर होते हैं। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में सोशल फॉर्मेशंस में हमारे आते हैं स्लेव ओनिंग सोसाइटी, फिर उसके बाद आई फ्यूडल सोसाइटी, फिर उसके बाद कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कंटेंडिंग क्लासेस में क्या था, मतलब इसके सामने जो क्लासेस इमर्ज हुई, तो स्लेव ओनिंग सोसाइटी में मास्टर स्लेव थे, फ्यूडल में लॉर्ड सर्व थे, और कैपिटलिस्ट में कैपिटलिस्ट वर्कर, ये हमने पढ़ लिया था। देन इसके बाद हमारे आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, ये है अल्टरनेटिव पार्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। अब मैं सोचिए जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन है ना, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ये चैप्टर कवर करा दूंगी अलग से कभी बोनस फैक्ट्स में। तो स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पे होता है, एक सेकेंड, मार्केट सोसाइटी मॉडल है। मार्केट सोसाइटी मॉडल में इंडिविजुअल कैसा परफॉर्म करते हैं, तो ऑटोनॉमस। वेलफेयर स्टेट मॉडल में ऑटोनॉमस होते हैं बट रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू सोशल नीड्स, कौन, इंडिविजुअल, ठीक है। देन सोशलिस्ट मॉडल में कि कैसे कैसे क्या क्या रास्ते हो सकते हैं डेवलपमेंट के, उससे रिलेटेड टेबल है। सोशलिस्ट मॉडल में फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सोशल नीड्स को लेकर, और गांधी मॉडल में भी अपने सोशल नीड्स को लेकर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंडिविजुअल्स के एलिमेंट की बात करें तो मार्केट सोसाइटी मॉडल में अपॉर्चुनिटी टू यूज फुल पोटेंशियल इन सेल्फ इंटरेस्ट। वेलफेयर सोसाइटी मॉडल में फ्रीडम प्लस सोशल सिक्योरिटी होती है इन केस ऑफ अनडिजर्व्ड वांट, ठीक है। यहाँ पे सोशलिस्ट मॉडल में एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब चीज़ें होती हैं, और गार्डियन मॉडल में जेन्युइन और बेसिक नीड्स को फुलफिल करने की बात होती है। इंटाइटलमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल है ये, ठीक है। फिर स्टेटस ऑफ राइट्स कैसा होता है, तो यहाँ पे सिविल लिबर्टीज और पॉलिटिकल राइट्स मिलेगा अगर आप मार्केट सोसाइटी मॉडल में हो, ठीक है। वेलफेयर स्टेट मॉडल है तो आपको डेवलपमेंट कैसी होगी, आपको डेमोक्रेटिक राइट्स मिलेंगे, सोशल इकोनॉमिक राइट्स मिलेंगे। सोशलिस्ट मॉडल में आपको सोशल इकोनॉमिक राइट्स मिलेंगे, प्रायोरिटी मिलेगी सोशल और इकोनॉमिक राइट्स नहीं होंगे सिर्फ, और भी राइट्स होंगे, लेकिन प्रायोरिटी सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को दी जाएगी। गांधीयन मॉडल में ड्यूटी इज प्रायर टू द राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये IBO या PYQ में जो गांधी जी बोलते हैं, ठीक है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आपका क्या नजरिया होगा, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ अगर हम बात करें, ये कौन सा है, मार्क्सिस्ट मॉडल है, तो वहाँ पे नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है। मार्केट सोसाइटी मॉडल में तो मार्केट सोसाइटी मॉडल में इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है। वेलफेयर स्टेट में जरूरी है इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पे भी जरूरी है, और यहाँ पे इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू मेकिंग यूज ऑफ एग्जिस्टिंग मैन पावर। तो आपको पता है गांधी जी इंडस्ट्री वगैरह के खिलाफ थे, तो वो बोलते थे कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, और अगर इंडस्ट्री सेटअप भी होती है तो वहाँ पे मशीन ना हो, कि ऐसे इतनी मशीन ना हो कि वो मैन पावर को रिप्लेस कर दे, तो ताकि और मैंस को, लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही ना मिल पाए, मशीन से वो रिप्लेस हो जाए, ठीक है। और वो सिर्फ बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए वो मशीन या इंडस्ट्री सेटअप होनी चाहिए, बाकी मतलब 90% ऑफ द काम मैन करेंगे, ठीक है, जो कि आज के AI के ज़माने में तो एकदम उल्टा हो चुका है। यहाँ पे बात करें मार्केट सोसाइटी मॉडल में एटीट्यूड टुवर्ड नेचर, गोल ऑफ डेवलपमेंट, तो इंडिफरेंट, ठीक है, यहाँ पे इंडिफरेंट है, मतलब कैसा आप डेवलपमेंट गोल को लेकर आपका क्या नेचर है, ठीक है, एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर। तो यहाँ पे इंडिफरेंट है, यहाँ पे इंडिफरेंट मतलब कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ता है, बहुत फ्रेंडली है, आप
आपका मतलब नेचर को लेकर पॉइंट, नेचर यानी कि यहाँ पे बेसिकली शायद इन्वायरमेंट वाले नेचर की बात हो रही है। फिर गोल ऑफ डेवलपमेंट क्या है? गोल ऑफ डेवलपमेंट एवरीवन टू गेट सुटेबल रिवॉर्ड ऑफ मेरिट। तो ये मार्केट सोसाइटी मॉडल कहता है कि जिसने जितना काम किया है उसके मेरिट के अकॉर्डिंग उतना इसको रिवॉर्ड मिले। रिवॉर्ड ऑफ मेरिट इन कॉन्सोनेंस विद द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नो इट्स वेरी बोरिंग, आई नो, सॉरी फॉर दैट। तभी मैं इसको इतना अच्छे से पढ़ा भी नहीं रही हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया। अब एक बार बस पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरिट के बेसिस पे रिवॉर्ड मिलता है इन कॉन्सोनेंस विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे मतलब आपका मेरिट भी देखा जाता है, प्लस आप उस पर कितने सोशली रिस्पॉन्सिबल थे वो भी देखा जाता है, ठीक है। ये कौन सा वाला था, मैं भूल गई, एक सेकेंड। ये है हमारा वेलफेयर स्टेट मॉडल, ठीक है। तो ये वेलफेयर स्टेट मॉडल की बात हो रही है। सोशल मॉडल जो है उसमें लिविंग एंड कॉन्जिनाइल कंडीशंस को जो सोसाइटी में ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है, हमारी लिविंग कंडीशंस को बेसिकली। और यहाँ पे गांधी जी है तो वो ऑब्वियसली मोरल कैरेक्टर की बात करेंगे, डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करेंगे। ये हमारा गोल ऑफ डेवलपमेंट था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गैब्रियल एल्मंड एंड सिल्वी वर्बा का सिविक कल्चर है। उसमें वो 3 टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं। पैरोकियल कल्चर, जहाँ पे इंडिविजुअल्स को सरकार सबसे कुछ लेना देना नहीं होता, उनको पता भी नहीं है कि सरकार है कि नहीं, ठीक है। बहुत कम अवेयरनेस होती है। सब्जेक्ट कल्चर में इंडिविजुअल को पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में तो पता होता है, लेकिन वो बस उस पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पता होता है, लेकिन वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। बस जो उसको डिसीजन मिला, जो सरकार ने उनके लिए डिसीजन लिया, वो बस एज अ पैसिव रिसिप्टेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं। पैरोकियल में तो उनको कुछ नहीं पता होता कि सरकार है, क्या कर रही है, कुछ उनको डिसीजन मेकिंग कुछ नहीं पता होता, एकदम नूब होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। उनको पार्टिसिपेट करना है ना जानना है। सब्जेक्ट कल्चर में उनको पता होता है और बस वो सरकार के डिसीजन को मान लेते हैं। पार्टिसिपेटिव है तो मतलब दोनों चीजें, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी होगा और सरकार के कामों में इन्वॉल्व भी रहेंगे। ये एल्मंड और वर्बा का सिविक कल्चर में ये 3 तरीके के कल्चर दिए थे। अब ये इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, अ कंपैरेटिव स्टडी। तो ये वाला मैं सोच रही हूँ कि मैं अलग से ये पूरा चैप्टर कवर कराऊँ। और तो मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की 2 वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने सब कुछ कवर कराया, एल्मंड, पावेल, कॉलमैन, पाई, एवरीथिंग। सो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। तो यहाँ पे आएगा, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरेटिव की तो बिल्कुल मत छोड़ना क्योंकि मैंने उसमें सारे थिंकिंग ऑथर्स वगैरह कवर कराए हैं। तो पहला पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन मॉडल। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन मॉडल किसने दिया है? कोलमैन एंड पाई ने, प्लस ट्रिक के साथ याद कराया था। अब यहाँ को हमको एक्रोनियम है ECD, कोलमैन और पाई का है ECD, और यहाँ पे हमारा है एल्मंड एंड पॉवेल का स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन, सेकुलराइजेशन ऑफ कल्चर एंड एक्सपेंशन ऑफ कैपेबिलिटीज। तो ये सबसे पहले इसको याद करते हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? पहले तो वैसे वो इक्वालिटी, कैपेसिटी और डिफरेंशिएशन देते हैं, लेकिन उन्होंने डिफरेंशिएशन पहले लिख दिया, आई डोंट नो व्हाई। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन मॉडल में, जो कि बार बार बोल रही हूँ, कोलमैन और पाई ने दिया, याद रखना। द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव सेपरेशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ रोल्स, इंस्टीट्यूशनल स्पीयर्स एंड एसोसिएशन विद इन द पॉलिटिकल सिस्टम। तब आप सबको क्या कर रहे हो, एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रह के, ठीक है, जो कि सेपरेशन और स्पेशलाइजेशन ऑफ रोल है, सबको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो कि इसका ये रोल रहेगा, इसका ये रोल रहेगा, इंस्टीट्यूशनल स्पेयर में कौन कितना काम करेगा, मतलब सेपरेट कर रहे हो आप चीज़ों को, डिफ्रेंशिएट कर रहे हो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, ठीक है। किसका? इंस्टीट्यूशनल स्पेयर्स, एसोसिएशन, सब कुछ, ठीक है, आपने सेपरेट कर दिया। एक प्रोग्रेसिव सेपरेशन बोलते हैं इसको, ये पूरा एक प्रोसेस होता है, उसको डिफरेंशिएशन का नाम दिया। इक्वालिटी में हम आ जाते हैं एग्जांपल, जैसे यूनिवर्सल सिटीजनशिप, लीगल इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इस इक्वालिटी की ये बात करते हैं पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन मॉडल में। कैपेसिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे कैपेसिटी का मतलब ग्रेटर एफिशिएंसी, इतना एफिशिएंट हो जाना कि आप अपनी नीड्स और एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सको। देन पॉलिटिकल डेवलपमेंट मॉडल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एल्मंड एंड पॉवेल का। स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन, सेकुलराइजेशन ऑफ कल्चर एंड एक्सपेंशन ऑफ कैपेबिलिटीज। स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में क्या फर्क है हम देखते हैं। द इमर्जेंस ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शंस बोथ एट द इनपुट एंड आउटपुट लेवल। तो इनपुट लेवल पे यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम और यहाँ पे आउटपुट लेवल पे, तो यहाँ पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देने हैं अलग अलग इनपुट्स के लिए। अगर आपको कोई लीगल रिलेटेड इनपुट सरकार को देना है तो उसके पास जाएगा। अब आउटपुट में तो मैंने आपको बताया ही था, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो ये क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं आउटपुट में, उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, कि उनके काम के अकॉर्डिंग, उनके स्पेसिफिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको कोई फैमिली रिलेटेड मैटर है, ठीक है, यहाँ फिर आपको कोई अपने करियर से रिलेटेड मैटर है, कोई उससे रिलेटेड इनपुट देना है, एजुकेशन रिलेटेड है, हेल्थ रिलेटेड है, तो सबके लिए होना।
फिर सेकुलराइजेशन ऑफ कल्चर का मतलब है एडॉप्शन ऑफ मोर रैशनल एम्पेरिकल एंड एनालिटिकल आउटलुक लीडिंग टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एज इक्वल सिटीजन। तो हमें, ताकि हम और अच्छे से पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर पाए, इसलिए हमें रैशनली एम्पेरिकली और एनालिटिकल आउटलुक लेकर चलना पड़ेगा और सारे सिटीजन्स को उसमें एज अ इक्वली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो ये सेकुलराइजेशन ऑफ कल्चर होता है कि आप सारे इक्वल सिटीजन्स को एक साथ पार्टिसिपेट करा रहे हो पॉलिटिकली और उनको आप रैशनली एम्पेरिकली और एक एनालिटिकल आउटलुक दे रहे हो, ठीक है, सेकुलराइज कर रहे हो उनका कल्चर। यहाँ पे रिलीजन वाला कल्चर नहीं, मतलब कि एज आप सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम में जो कल्चर है, पॉलिटिकल सिस्टम का जो कल्चर है, उसको किस हद तक आप सेकुलराइज कर रहे हो। सेकुलराइज मतलब क्या होता है, आप सबको पता है ना, कि सारे इंटरेस्ट को फॉलो करना, सब में मानना। सेकुलर हम बोलते हैं ना, सेकुलर कंट्री मतलब यहाँ पे हम हर रिलीजन को मानते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आप कोई पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उन सबके व्यूज को ध्यान में रखा जाए, चाहे वो लेफ्टिस्ट है, वो मॉडरेट है, वो राइटिस्ट है, वो कम्युनिस्ट है, तो सबके कल्चर को सेकुलराइज करा जाए, सबको मौका दिया जाए अपना अपना व्यू रखने का, ठीक है, रैशनली, एम्पेरिकली और एनालिटिकली। तो इस चीज को अडॉप्ट करना ताकि सब पार्टिसिपेट कर सके। एक्सपेंशन ऑफ कैपेबिलिटीज, बैलेंसिंग ऑफ रेगुलेटिव एंड एक्सट्रैक्टिव कैपेबिलिटीज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम की जो रेगुलेटिव और एक्सट्रैक्टिव कैपेबिलिटीज है, एक्सट्रैक्टिव मैंने आपको CB मैकफियरसन में बताया था, रेगुलेटिव मतलब जिससे जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है या जो हमारी स्टेट है वो हमें रेगुलेट करती है। उसके साथ साथ ये इन दोनों चीज़ों को बैलेंस आउट करना है, ठीक है, ज़्यादा एक्सट्रैक्ट भी नहीं कर लेना कि सारे सब कुछ ही छीन लिया और ज़्यादा रेगुलेट भी नहीं करना। और उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव और जो रिस्पॉन्सिव कैपेबिलिटीज़ होती है सरकार की या पॉलिटिकल सिस्टम की, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है कि नहीं, रिस्पॉन्सिव कि आप कितना अकाउंटेबल हो अपनी पॉलिसीज वगैरह को लेकर। तो इसको, इन दोनों चीज़ों को भी आपको बैलेंस आउट करके चलना है। तो मतलब एक्सपेंशन ऑफ कैपेबिलिटीज करना है, तभी पॉलिटिकल डेवलपमेंट आएगी अकॉर्डिंग टू एल्मेड एंड पॉवेल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।